रिफ्रैक्शन एट सिंगल सरफेस, सिंगल कर्व सरफेस पढ़ा रहा था और मोस्टली उसकी थ्योरी मैं आपको करा चुका हूं। अब इसके बाद देखिए आगे एक दो चीजें और मुझे बतानी है इसमें कि अगर कोई कर्व सरफेस होता है तो उसका फोकस कहाँ पे होता है। कोई कर्व सरफेस अगर होगा तो उसका फोकस कहाँ पे होगा, कैसे आप उसको निकालेंगे, और उसके दो फोकस होंगे, एक सरफेस के राइट में और एक सरफेस के लेफ्ट में। ऐसे ही आगे हम जब लेंस पढ़ते हैं तो लेंस के भी दो फोकस होते हैं, एक राइट में और एक लेफ्ट में। एक को फर्स्ट फोकस, दूसरे को सेकंड फोकस, या कई बार उनको प्राइमरी और सेकेंडरी बोल देते हैं। ठीक है, तो अब इसको फोकस, फोकल लेंथ के बारे में थोड़ा सा एक रिलेशन आएगा, हो सकता है कंपटीशन में पूछ ले, तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक हेडिंग हम लिखेंगे, फोकल लेंथ ऑफ कर्व्ड सरफेस। फोकल लेंथ ऑफ कर्व सरफेस, यानी कर्व सरफेस की फोकल लेंथ क्या होती है। तो अब देखिए फोकस और फोकल लेंथ, फोकस क्या होता है पहले तो ये समझना होगा। तो फोकस वो पॉइंट है, पहले सुन लो क्योंकि इसमें दो फोकस होंगे। ठीक है, तो टू फोकाई, फोकाई फोकस का प्लूरल होता है, आपको पहले भी शायद मैंने बताया हो कभी, फोकस का प्लूरल फोकाई बोलते हैं, टू फोकाई। और इसमें टू फोकाई में एक है आपका फर्स्ट फोकस। ठीक है, अब ये फर्स्ट फोकस क्या होता है, तो जैसे मान लीजिए ये बाउंड्री है, ठीक है, ये बाउंड्री है और यहाँ एक ऑब्जेक्ट रख दिया जाए, यहाँ एक ऑब्जेक्ट रख दिया जाए ओ, इससे निकलने वाली रेज, यहाँ से जो रे निकल रही है ये पैरेलल अगर हो जाती है, पैरेलल अगर हो जाती हैं तो ये जो पॉइंट है इसे हम फर्स्ट फोकस कहेंगे। क्या बोलेंगे, फर्स्ट फोकस। ठीक है, तो अब इसमें यहां से ये जो ऑब्जेक्ट है जिस पॉइंट पे रखा है वो इसका फर्स्ट फोकस कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट फोकस। ठीक है, यानी फर्स्ट फोकस इज दैट पॉइंट एट विच, अच्छा इसमें इस बाउंड्री के कर्व्ड या मतलब कर्व्ड में कॉनकेव या कॉन्वेक्स होगा उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस ये कह सकते हैं फर्स्ट फोकस वो पॉइंट है जहां रखे हुए ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बन रही है, इन्फिनिटी पे, रेज कहां जा रही है, इन्फिनिटी पे, पैरेलल होगी ना। ठीक है, तो फर्स्ट फोकस वो पॉइंट हो गया, मैं कह सकता हूं फर्स्ट फोकस वो पॉइंट है जिस पे रखे हुए ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनती है, इन्फिनिटी बनती है, दैट इज व्हाट फर्स्ट फोकस। ठीक है, तो अब इसमें हमको ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस पता लग गया, और ये फोकल लेंथ, लेट मी से f1, लेट मी से f1, ये वाला जो डिस्टेंस है f1 है। ठीक है, या मैं इसको इधर लिख देता हूं, ये डिस्टेंस आ गया ऑब्जेक्ट का, और इमेज जो बन रही है वो इन्फिनिटी बन रही है। तो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन में क्या लिखेंगे, ठीक है, अगर हम यहाँ से, मैंने बताया था कि सारे डिस्टेंस यहीं से मेजर करेंगे, तो ये जो पीओ वाला डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस में हम यहाँ पर यू की वैल्यू जो रखेंगे तो माइनस का f1, और जो इमेज है वो कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी में बन रही है। तो इसमें जो फॉर्मूला मैंने बताया था μ2, ये सेकंड मीडियम है μ2 और ये फर्स्ट मीडियम है μ1। ठीक है, तो μ2 माइनस μ2 अपॉन v यानी इन्फिनिटी, और ये μ1 अपॉन u यानी कि ये माइनस का f1, और ये μ2 माइनस μ1 अपॉन r, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर इसका यहाँ कहीं होगा, ये डेट सेंटर सी है, तो ये जो डिस्टेंस आएगा ये डिस्टेंस आपका क्या हो गया r। जब हम यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको, तो सॉल्व करने के बाद हमको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो अब इसमें देखिए रेज ऐसे जा रही है और ये आगे जाके इन्फिनिटी पे पहुंचती है। तो फर्स्ट फोकस के लिए आप क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं, फर्स्ट फोकस वो पॉइंट है, ठीक है, फर्स्ट फोकस वो पॉइंट है। अच्छा, फर्स्ट फोकस को प्रिंसिपल फोकस भी कह सकते हो आप, इसको प्रिंसिपल फोकस या प्राइमरी फोकस भी कह सकते हैं, प्राइमरी फोकस और या प्रिंसिपल, प्राइमरी कह लेते हैं, सेकेंडरी और प्राइमरी दो वर्ड यूज करेंगे, तो प्राइमरी फोकस। ठीक है, प्राइमरी फोकस, तो ये वो पॉइंट है जहां पे रखे हुए ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनेगी, इन्फिनिटी पे। तो मैं लिख देता हूं ये भी, इट इज द पॉइंट, ये रिफ्लेक्शन तो नहीं आ रहा, चलिए बच गया, इट इज द पॉइंट, इट इज द पॉइंट एट विच when, yeah, it is the point at which
at which an object when placed forms image at infinity। ठीक है, कैलकुलेशन करके हम यहाँ से f1 की वैल्यू निकाल लेंगे, कैलकुलेशन करके f1 की हम वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। ठीक है, तो अब देखिए मैंने यहाँ पे f1 को साइन के साथ रख दिया, फिलहाल जो सिचुएशन है उसके हिसाब से। तो आप इसे सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी f1 की यहाँ से, और ये तो 0 हो जाएगा। ये f1 को आप इधर ले जाइए, बाकी को इधर ले आओ, तो ये आ जाएगा μ1r अपॉन μ2 माइनस μ1। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ठीक है, इसी तरह से ये आ जाएगा आपका फर्स्ट के बाद सेकंड फोकस। सेकंड फोकस में ये सेकेंडरी फोकस भी कह देते हैं इसको हम। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंडरी फोकस। सेकेंडरी प्राइमरी से ये कतई मतलब नहीं है ना, ऐसा आपको सोचना है कि ये वो फोकस है या इसकी वैल्यू प्राइमरी वाले की ज्यादा वैल्यू है, या मतलब ज्यादा से मतलब इंपॉर्टेंस ज्यादा है, मेरा कहने का मतलब ऐसा नहीं है। ठीक है, तो सेकंड फोकस या सेकेंडरी फोकस। अब इसमें आप इसको फिगर को अगर मैं यहाँ दिखाऊं, फिगर में ऊपर बनाना पड़ेगा मुझे, या यही बना देता हूं मैं। जैसे ये बाउंड्री है, और सेकंड फोकस या सेकेंडरी फोकस वो पॉइंट होता है जहां पर इन्फिनिटी से आने वाली रेज कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, ऐसे आ रही है रेज, और ये जिस पॉइंट पे कन्वर्ट हो गई वो पॉइंट हमारा सेकंड फोकस होगा। ठीक है, लेट मी से f2, ये f1 और ये f2, तो ये जो डिस्टेंस आएगा, ये डिस्टेंस को हम f2 से रिप्रेजेंट करेंगे। इन्फिनिटी से रेज आ रही है, तो अब इस केस में ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे है? इन्फिनिटी पे। ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर है? इन्फिनिटी पर है। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पर है, और इमेज कहाँ बन रही है? यहाँ पर। ये इमेज बन गई v कह सकता हूँ, या मैं इसे i कह सकता हूँ। ठीक है, और इधर का जो मीडियम है ये μ1 है, और इधर का जो मीडियम है वो μ2, राइट। और ये रेज ऐसे आके, और बाकी डिस्टेंस आप देख सकते हैं इन्फिनिटी है, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस को मैं v बोल सकता हूँ, और v की वैल्यू का मतलब यहाँ पे ये किसके बराबर हो गया? f2 के बराबर हो गया। ठीक है, ये इमेज की वैल्यू होगी। तो सेकेंडरी फोकस क्या है यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर कैलकुलेशन कर लेंगे। और ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे साइन के साथ इसको रखा है, इसमें भी साइन के साथ रखेंगे, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी f2 की, वो साइन के साथ हम रखते हैं तो प्लस आ जाएगी अगर हम वैल्यू रखें तो। ठीक है, तो अब इसमें यहाँ से देखिए ये μ2 आ गया, और अब इसमें हम पहले तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। तो इट इज द पॉइंट वेयर a parallel beam it is the point where a parallel beam is converged or focused। ठीक है, इट इज द पॉइंट वेयर अ पैरेलल बीम इज कन्वर्ज और फोकस। जहां एक पैरेलल बीम कन्वर्ज होती है या फोकस होती है वो पॉइंट है। ठीक है, तो अब ये इस तरह से, तो यहाँ ध्यान रखना, अब इसको हम कैलकुलेट जब करेंगे तो साइन का ध्यान रखना है। मैंने इसमें ऑलरेडी साइन रख दिया है, क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर है, रेज इधर जाएंगी, तो मैंने साइन ऑलरेडी कंसीडर किया है इसका। कई जगह बुक्स में बिना साइन के भी इसको लिख देते हैं, जैसे ये अभी आया। तो अगर मैं यहाँ साइन नहीं लेता, ठीक है, साइन नहीं लेता, तो f1 की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे, ठीक है, f1 की जो वैल्यू आएगी वो साइन यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अभी हमारा प्लस आ रहा है क्योंकि मैंने साइन ऑलरेडी कंसीडर कर लिया है। तो अब देखिए इसमें इसके लिए भी हम कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ जगह नहीं, मैं यहाँ लिखता हूँ। तो ये u है वो इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी कह लो या माइनस इन्फिनिटी कह लो। ठीक है, यहाँ पे ये प्लस इन्फिनिटी था, और जो इमेज बनी है v की वैल्यू यहाँ पे किसके बराबर आ जाएगी? f2 के, और f2 प्लस का रखूंगा मैं। देखिए इधर आ रही है रेज सामने, ठीक है, प्लस का मैं रखूंगा। तो अब ये आपका यहाँ से 1 बाई सॉरी μ2 अपॉन v की वैल्यू f2
माइनस μ1 अपॉन u इन्फिनिटी, माइनस माइनस वो तो इन्फिनिटी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, और ये μ2 माइनस μ1 अपॉन r। दोनों केस में ही सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर ही आ रहा है, ध्यान रहे सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर ही आ रहा है। तो अभी ऐसा भी हो सकता था ये ऐसे आए तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर फिर इधर होगा, तो उसके अकॉर्डिंग रेडियस वगैरह के टर्म हम लिख सकते हैं, ठीक है। फिलहाल तो यहाँ पे देखें तो F2 की जो वैल्यू निकल के आ गई, यहाँ पे इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा आपका μ2 r अपॉन μ2 माइनस μ1, ये F2 आ गया और ये आपका सेकंड हो गया, ठीक है। इस तरह से ध्यान रखना, इसमें मैंने साइन ऑलरेडी कंसीडर कर लिए हैं। आप अगर साइन के बिना लिखेंगे तो इस वाले में नेगेटिव आएगा यहाँ पे, और इसमें तो पॉजिटिव ही आएगा। साइन मैंने ऑलरेडी कंसीडर कर लिए, ठीक है। अब इसमें अगर आप चाहो तो यहाँ पे इनको रिलेट कर सकते हो F1 F2 को, और अगर हम इसको रिलेट करते हैं तो ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन तो डिवाइड कर दें तो आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, r अपॉन ये μ2 माइनस μ1 इसमें भी आ रहा है और μ2 माइनस μ1 इसमें भी आ रहा है, ठीक है। तो मैं इधर लिख देता हूं, यहाँ पर ये मैं रब कर देता हूं। तो फ्रॉम 1 and 2 या 1 डिवाइडेड बाई 2 ऐसे कर लो, तो F1 अपॉन F2 जो आ जाएगा यहां से आप देखेंगे ये μ1 है, ठीक है, और वो उसमें μ2 है। r अपॉन μ2 माइनस μ1, r अपॉन μ2 माइनस μ1 दोनों में आ रहा है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये रिलेशन आ जाएगा। अब इसमें ध्यान रखना, मैंने साइन ऑलरेडी कंसीडर किया है और वो साइन कंसीडर किया है इसीलिए यहाँ पे ये रिलेशन आया। अदरवाइज अगर विदाउट साइन हम लेके चलेंगे, विदाउट साइन अगर हम लेके चलेंगे तो यहाँ माइनस साइन आ जाता, क्योंकि इसमें माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका रिलेशन F1 अपॉन F2, दोनों फोकस का बराबर नहीं है। ये चीज नोटिस करने की है कि F1 और F2 की वैल्यू बराबर नहीं होती, लेकिन लेंस के केस में ऐसा होगा। आगे हम लेंस जब पढ़ेंगे तो उसमें भी दो फोकस आएंगे, एक फर्स्ट फोकस प्राइमरी फोकस बोलेंगे। प्राइमरी फोकस वो होता है जहां पे रखे हुए ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनती है, इन्फिनिटी पे। सेकेंडरी फोकस वो होता है कि जिस पर इन्फिनिटी से आने वाली रेज कन्वर्ज हो जाती है, ठीक है, या कन्वर्ज होती हुई या डाइवर्ज होती हुई वहां से लगती है, ठीक है। तो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट और इमेज कहाँ बन रही है, फोकस पे, ये सेकेंडरी कहलाता है, सेकेंडरी फोकस, सेकंड फोकस। अब यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान देना कि यहाँ F1 F2 का रेशियो बराबर नहीं आएगा, क्योंकि दोनों मीडियम डिफरेंट है। आपने कहा सर डिफरेंट ना होते तो फिर तो एक ही मीडियम हो गया, फिर काहे को ये डाइवर्ज और कन्वर्ज होगी, जैसे ऐसे जा रही थी ऐसे ही चली जाती, फिर अगर दोनों सेम हो जाते तो वो तो कोई मतलब ही नहीं है ना। ऐसे जा रही तो ऐसे चली जाएगी और सीधे जा रही तो सीधे चली जाएगी। लेकिन लेंस के केस में आगे हम देखेंगे कि वहां प्राइमरी और सेकेंडरी में सिर्फ इस डायग्राम का अंतर होगा, जितना फोकस इधर आएगा उतना ही फोकस उधर आएगा लेंस के केस में। अगला केस हमारा लेंस का है, आज हम स्टार्ट कर देंगे लेंस, ठीक है। तो मेन चीज जो समझने की है, ध्यान देने की है कि ये दोनों फोकल लेंथ F1 F2 बराबर नहीं आती, क्योंकि μ1 μ2 डिफरेंट होंगे, तो इनका जो रेशियो आएगा F1 F2 का वो μ1 μ2 से रिलेट कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंगली, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी F प्रोपोर्शनल टू म्यू हो गया, ऐसे कह सकते हैं। यानी यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं F प्रोपोर्शनल किसके हो गया, म्यू, ठीक है। ये आप नोट करिए जरा, मैं थोड़ा सा असाइनमेंट मैंने आपसे शेयर कर ही दिया है। चलिए, तो मैं ये रब कर रहा हूँ, ठीक है।
लेंस के केस में दोनों फोकस इक्यू डिस्टेंस होते हैं और दोनों फोकस में जो फोकल लेंथ आती है सेम आती है, यहाँ नहीं आ रही है। अब इसके बाद देखिए जो शीट मैंने आपको दी थी उसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। थ्योरी का पार्ट तो इतना ही था, ये कंप्लीट हो गया, बहुत ही छोटा टॉपिक है लेकिन इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन मैं आपको आज कराऊंगा और उसके बाद बाकी प्रैक्टिस आपको करनी है। देखिए ये रही शीट, इसके कुछ एक एग्जाम्पल मैं आपको करा देता हूँ, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 तो कर लोगे, 1 और 2 में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 बताता हूँ, आपको विजिबल हो ही गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप देखें तो उसमें 1 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, और इसमें दो मीडियम अलग अलग हैं, इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी दिया। जरा फिगर बना लेते हैं, ठीक है। ये बाउंड्री इस तरह से और ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट को है, इसका साइज भी मेरे ख्याल से 1 सेंटीमीटर दे रखा है, साइज इसका 1 सेंटीमीटर दिया है। इसकी जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है। साइन के साथ रखेंगे, मैंने आपको कल ही बता दिया था कि ये सब चीजें साइन के साथ रखी जाती है। यहाँ पे म्यू की वैल्यू 4/3 है और यहाँ म्यू की वैल्यू 3/2 है, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है और ये जो डिस्टेंस दिया है ये डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। तो कह सकते हैं इस बाउंड्री के सेंटर पे है 20 सेंटीमीटर ना, फोकल लेंथ नहीं, रेडियस 10 है, सॉरी रेडियस 10 है, सेंटर पे नहीं है, सेंटर से डबल डिस्टेंस पे। हमसे क्वेश्चन में पूछा फाइंड द पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज, पोजीशन भी बताएंगे, नेचर भी बताएंगे और साइज भी बताएंगे। चलिए मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूं, तो इसमें ये देखिए, अब इसमें सबसे पहले तो फॉर्मूला हम लिखेंगे, फॉर्मूला जरूर लिखिए, बार बार लिखोगे याद हो जाएगा और थोड़ा सा गलती वगैरह नहीं होगी। कई बार क्या है हम बिना फॉर्मूला लिखे लिखना शुरू, मतलब उसमें वैल्यू डायरेक्ट रख देते हैं तो कई बार मिस्टेक हो जाती है। तो μ2, अब क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा इधर है तो इस तरफ रेज जाएंगे तो μ2 ये होगा, जिधर रेज एंटर करती हैं जिस मीडियम में वो सेकंड होता है, जिस तरफ से करती है वो फर्स्ट होता है। तो μ2 हमारा ये हो गया, तो अब μ2 ये हो गया, तो ये 3/2 और v हमें निकालना है माइनस μ1 ये हो गया 4/3 और साइन के साथ रखेंगे तो मैंने आपसे कहा था कि रेज इस डायरेक्शन में जा रही है तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव होगा और सारे डिस्टेंस यहाँ से नापते, मैंने p बोल दिया, तो यहाँ से हम इस तरफ आएंगे तो ये जो 20 का डिस्टेंस है इसको हम ऐसे मेजर करेंगे, ठीक है, ऐसे। तो अपोजिट में जा रहे हैं तो माइनस का 20 हो गया क्योंकि ये डायरेक्शन पॉजिटिव है। और अब इसके बाद μ2 सेकेंड मीडियम 3/2 माइनस μ1 4/3 अपॉन r 10 है, लेकिन 10 प्लस का होगा कि माइनस का होगा, बताइए क्या समझे, 10 प्लस का होगा कि माइनस का होगा। साइन कन्वेंशन अब तो आ जाना चाहिए क्योंकि लेंस में और आखिरी बार करेंगे, उसके बाद फिर साइन कन्वेंशन की हमें जरूरत नहीं होगी, फ्रिज में तो जरूरत ही नहीं पड़ती। क्या लगता है आपको, प्लस का 10 होगा कि माइनस का 10 होगा? माइनस का 10। माइनस का 10। ये छोटी छोटी चीज है, अगर इनको आप समझ लोगे तो गलती नहीं होगी। सेंटर यहाँ होगा और सेंटर का ही डिस्टेंस होता है, तो यहाँ से हम इस डायरेक्शन में जाएंगे तो ये आपका माइनस का आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए ये आपका 3/2 भी और ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, दूसरी तरफ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद अब देखिए इधर भी सॉल्व करेंगे आप, तो पहले तो ये देख लेते हैं, तो 3 9 माइनस 8 तो और नीचे 6 हो गया, तो 9 माइनस 8 1 और ये 6 और ये माइनस नीचे लगा हुआ है तो माइनस का 60, तो ये हो गया, ये वाला माइनस और माइनस प्लस हो गया, लेकिन ये भी दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। देखो माइनस और माइनस प्लस हो गया और आप चाहो तो इसको भी कर सकते हो, बट मैं इसको ऐसे ही लिखूंगा, डिवाइड करके लिख सकते थे, बट 4 ये 60, क्योंकि देखिए इधर ये 660 आया है और ये बाकी सॉल्व होके ये आया, ठीक है, ये माइनस का, और इधर 3/2 v, तो ये आ गया आपका माइनस का 5/60, ठीक है। तो ये माइनस का 1/12, तो यही हो गया माइनस का 1/12 और बाकी v हमें चाहिए तो इसको इधर लाके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो v की वैल्यू आ गई 3/2 इंटू -12 और ये 6, तो माइनस का 18 आ गया, माइनस का 18 सेंटीमीटर बता रहा है। इसका मतलब जानते हैं कि इमेज भी इस तरफ ही बनी होगी, इमेज भी इसी तरफ बनी होगी, तो यहाँ से रे ऐसे आएगी तो ऐसे मुड़ जाएगी,
ठीक है, क्योंकि सेंटर ये है, यहाँ से नॉर्मल खींचेंगे तो इमेज जो बनी होगी 20 सेंटीमीटर पे नहीं 18 सेंटीमीटर पे बनी होगी। ठीक है, माइनस का 18 आ गया। देख लीजिए कोई कैलकुलेशन वगैरह में कोई डाउट अगर लगे तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, देखिए μ2/v मैं फिर से बता देता हूँ, थोड़ा सा साइन वगैरह का ही ध्यान रखना है। 3/2v और ये 4/3 और ये इधर रखा हुआ माइनस का 20, फिर 3/2 माइनस 4/3 और ये रेडियस 10 सेंटीमीटर दे रखी, तो इस तरफ आएंगे तो माइनस का 10, ये 9 और 8 1/6 और माइनस का 1/6 माइनस का 1/60, ये आपका 60 हो गया प्लस का। दूसरी तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा 5/60 माइनस का 1/12, तो ये आपका v की वैल्यू -80 आ गई। -18 का मतलब है कि इमेज जो है वो इसी तरफ बनेगी और एक्चुअल में इधर जाती रेज तो इधर जाएंगी, लेकिन इमेज इधर बनेगी। तो इमेज का जो नेचर अगर कोई पूछे तो वर्चुअल बताएंगे, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो दूसरी साइड में जब बनेगी ना तो ही रियल बनेगी, सेम साइड में बनती है वो वर्चुअल होगी। ठीक है, वर्चुअल होगी एक बात। और दूसरा, अब बात आती है साइज की। तो साइज के लिए मैंने आपको मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला कल बताया था, m = I/O। क्या बताया था, याद है या भूल गए? v/u। ठीक है, तो आई इमेज का साइज निकालना है, ऑब्जेक्ट का साइज 1 सेंटीमीटर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा है। ये आ गया μ1 आपका 4/3 और ये 3/2 और यहाँ v/u साइन के साथ ही रखना होता है सब कुछ। तो v आपका आया माइनस का 18 और u था आपका माइनस का 20, ये चला जाएगा। ठीक है, और ये 8/9, ये 2 ऊपर चला गया और 18/20, 9 से ये 2 टाइम्स और इससे ये 4 टाइम्स, सॉरी ये 4 से 2 टाइम्स और ये 5 टाइम्स। तो आई की वैल्यू आ गई भैया 4/5 सेंटीमीटर, ये आ गया। आई की वैल्यू 4/5 सेंटीमीटर यानी छोटी बनी। वो आप डिस्टेंस से भी देख सकते हैं कि 20 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट था हमारा, 20 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट था, तो इमेज जो बनेगी वो 18 पे बन रही है, पहले बन रही है तो थोड़ा छोटे साइज की ही होगी। बाकी म्यू के फैक्टर भी आएंगे, डायरेक्ट रिलेट नहीं कर सकते, म्यू के फैक्टर भी आएंगे। तो हमने I/O, तो O को प्लस के साइन के साथ रखा क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। ठीक है, और यहाँ पर ये बाकी μ1 μ2 की वैल्यू 4/3 3/2 साइन के साथ दोनों को रखा -18 -20। ठीक है, तो ये आ गया आपका 8/9 और 18, तो 9 से 2 टाइम्स और बाकी ये। ठीक है, तो 4/5 आ गया, प्लस का आया है। प्लस का मतलब ऑब्जेक्ट जो बना की जो इमेज बनी होगी वो 4 सेंटीमीटर की यहाँ कहीं होगी, इस तरफ होगी 4 सेंटीमीटर की। तो ऐसे करके इसको हम निकाल सकते हैं। और आप इसको बनाना भी चाहें तो देखिए कुछ इस तरह से आप इसको शो कर सकते हैं यहाँ डायग्राम में। तो इमेज ये हो गई और वर्चुअल हो गई। ठीक है, साइज ही पूछा था, साइज पूछा था कहाँ पे होगी, और इसमें आप इस तरह से दिखा सकते थे कि एक रे तो ऐसे चली गई यहाँ से जो जाएगी इस तरह से। ठीक है, और एक यहाँ से हम ऐसे अगर पार करा दें ऐसे ऐसे, और ये सेंटर कहीं यहाँ पे है, सेंटर आपका यहाँ पे है। ठीक है, और ये ऐसे है, तो देखिए ये सेंटर है तो टुवार्ड्स द नॉर्मल ये थोड़ा सा बेंड होगी, टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी ऐसे कर। ध्यान रहे ये रेयरर है और ये डेंसर है, तो टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, तो इसको हम पीछे एक्सटेंड करेंगे तो ये यहाँ पे। तो इमेज जो बनेगी, अब ये जो डिस्टेंस आया आपका 10 आया, ये सेंटर मैंने बनाया और ये ऐसे जा रही थी, एक ऐसे गई तो ये ऐसे मुड़ गई पीछे की तरफ मैंने बढ़ाया, तो ये जो साइज आएगा ये इमेज आ गई सेंटर से थोड़ा हटके, क्योंकि ये 10 है और ये 18 पे बनी है। अब तो क्योंकि हाथ से हम स्केच कर रहे हैं, ध्यान दीजिए हाथ से हम स्केच कर रहे हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस में एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसे ये मैंने सेंटर दिखाया तो सेंटर को और थोड़ा सा हम इधर शो कर सकते हैं, ये सेंटर है। ठीक है, और ये 4/3 ये 3/2, तो टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। ये यहाँ से रेज आ रही थी ये और डेंसर में जा रही है, तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी ऐसे करके, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी तो पीछे एक्सटेंड करेंगे तो आगे तो फैल जाएगी, पीछे एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ ऐसे करके रे आएगी और ये एक रे इधर से जा रही है, तो दोनों जहां इंटरसेक्ट करेंगी, दोनों जहां इंटरसेक्ट करेंगी तो ये इसका इमेज बन जाएगा। यहाँ पे ये 4/5 सेंटीमीटर का ये बन जाएगा और यहाँ से ये जो डिस्टेंस होगा ये आपका 18 सेंटीमीटर हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर, और ये आपका 20 सेंटीमीटर दिया ही।
मैं ये डायग्राम इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आपको थोड़ा सा आइडिया इसमें लगे कि वर्चुअल का मतलब क्या है इसमें। तो सेम साइड में जब बनती है, सेम साइड में, लेंस में भी ऐसा होगा, ऑब्जेक्ट के साइड में ही अगर इमेज बनेगी तो वो वर्चुअल होगी। मिरर में उल्टा था, मिरर में उल्टा था, सेम साइड में ऑब्जेक्ट के साइड में बनती है तो कैसा होता है, इमेज कैसा होता है, रियल होता है। और मिरर के पीछे बनती है दूसरी साइड में तो वर्चुअल होता है मिरर के केस में। लेंस में और सिंगल सरफेस वाले केस में अगर सेम साइड में बनेगा तो वर्चुअल होगा, और अपोजिट साइड में यानी दूसरी साइड में बनेगा जाके तो रियल होगा। तो वो तो हमें यहाँ से वैल्यू से ही पता लग गया था -18 से कि इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर। और इसके बाद देखिए एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं। आप इसमें इसको नोट करना चाहो नोट कर लो। अगला क्वेश्चन भी अच्छा है, इसमें पूछ रहा है हाउ मेनी इमेजेस ऑफ ओ विल बी फॉर्म, ओ की कितनी इमेजेस बनेंगी। तो इजी क्वेश्चन है वैसे तो, बट कुछ बच्चों के लिए नया हो सकता है। तो देखिए इसमें सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ये एक बाउंड्री है और इधर μ1 और यहाँ μ2 और एक ऑब्जेक्ट और यहाँ रखा हुआ है, और इसमें दूसरी तरफ μ1 नहीं, μ1 एक ही तरफ है, μ1 है एक साइड में, μ2 और μ4 लिखी है, मे भी हो सकता है कोई मिसप्रिंट हो, कोई बात नहीं। तो ये आपका μ2 है और ये μ4 कह रहा है, हो सकता है फिर μ3 भी रहा होगा या तो, या फिर कोई टाइपिंग एरर है। एनीवे जैसा दिया है उस हिसाब से मैं आंसर कर रहा हूँ। ये μ1 है, ये μ2 है, ये μ4 या μ3 कह लो। तो अब देखिए यहाँ से जो रेज जाएंगी, समझने की बात ये, यहाँ से जो रेज जाएंगी ऐसे करके, ऊपर जो रेज गई हैं वो μ1 और μ2 के साथ डील करेंगी, यानी इधर का मीडियम μ1 और इधर का μ2, और जो रेज यहाँ से इसमें जाएंगी वो μ1 और μ4 में। तो आप देखिए कि आगे का मीडियम बदल गया, तो जो यहाँ वाली रेज है ऐसे करके, ये ऐसे किसी पॉइंट पे मान लेते हैं कन्वर्ट हो गई, तो इधर वाली जो रेज होंगी वो किसी दूसरे पॉइंट पे कन्वर्ट होंगी। उसकी वजह साफ है, क्योंकि जब हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं μ2/v माइनस μ1/u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r, तो r नो डाउट सेम है, बट μ1 μ2 का जो पेयर है यहाँ अलग हो गया, यहाँ अलग हो गया, तो वो जो डिस्टेंस आएगा v वाला वो दोनों के लिए अलग अलग आएगा। तो अब यहाँ पर एक मीडियम इसके साथ बन गया, मतलब एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन जाएगा, ये भी मैं μ1 लेके चल रहा हूँ और ये आपका μ4, राइट। तो अब ये दोनों के लिए दो इमेजेस बन जाएंगी, यहाँ पे एक, यहाँ पे और एक यहाँ पे, दो इमेजेस बन जाएंगी। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर जो 4 है, 4 के जैसे क्वेश्चन आपने किए होंगे, मैं एक पार्ट कहूँ तो आप इसको, इसका मैं सॉल्व करके बता देता हूँ, या आप इसका करके देख लेना, इजी ही है। हम लेफ्ट साइड से एक बार ऑब्जर्व कर रहे हैं, फिर राइट साइड से ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ पे एक बबल है या कोई पॉइंट है ओ एक स्फीयर के अंदर, तो एक बार लेफ्ट से ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक बार राइट से ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो उसमें पूछ रहा है कि जो डिस्टेंस आएगा, पोजीशन ऑफ इमेज फ्रॉम द सेंटर, ध्यान रखना यहाँ पे जो डिस्टेंस हम मेजर करते हैं, ये डिस्टेंस इस बाउंड्री से मेजर करते हैं, ये वाली जो बाउंड्री जिस पर रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो अगला जो क्वेश्चन आपको दिया है उस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखें कि जो आप आंसर निकाले होंगे, v की वैल्यू जो आएगी ना, वो डिस्टेंस बाउंड्री ऑफ रिफ्रैक्शन से आएगा, जबकि क्वेश्चन में डिमांड कर रहा है कहाँ से, क्वेश्चन में डिमांड कर रहा है सेंटर से। तो इस चीज का ध्यान रखना। मालूम पड़ा आपने निकाल तो सही लिया था, बट आपको लगा कि मेरा गलत हो गया, क्योंकि डिस्टेंस उसमें एक्चुअली सेंटर से पूछा है। तो जो आप निकालोगे, थोड़ा सा आइडिया मैं दे रहा हूँ, जैसे ये है, ठीक है, और इसमें एक बबल के अंदर नहीं, इसके स्फीयर के अंदर एक पॉइंट है O, जिसका डिस्टेंस है एक तरफ से 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे इधर से ये डिस्टेंस है आपका 3 सेंटीमीटर, और इसकी जो रेडियस दे रखी है वो 5 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, बाहर आई थिंक एयर है, म्यू की वैल्यू 1 है, और इसमें अंदर जो है वो म्यू 3/2 है, 3/2 है। तो सेंटर से जो डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट है, सेंटर यहाँ पे है, तो ये डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है। अब हम एक बार इधर से देख रहे हैं, बारी बारी से, एक बार इधर से और एक बार इधर से, दो अलग अलग क्वेश्चन हो गए, ध्यान रहे, दो अलग क्वेश्चन हो गए। तो अगर हम इसके लिए सॉल्व करेंगे तो ध्यान रखना ऑब्जेक्ट हमारा ये, अच्छा सवाल है, इसको काफी बच्चे नहीं कर पाते, कैलकुलेशन ही नहीं होती है, उनको समझ में नहीं आता, इधर से चालू कर देते हैं, इधर से
अरे भैया ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो यहाँ से रेज निकलेंगी और ये रेज सभी डायरेक्शन में इधर भी जाएंगी इधर भी जाएंगी। तो आपको करना ये है कि यहाँ से रेज ऐसे गई ऐसे करके, ठीक है। तो अब ये ऑब्जेक्ट है तो ये वाला जो डायरेक्शन होगा वो पॉजिटिव लिया जाएगा, ये वाला डायरेक्शन। अब जब इधर से सॉल्व करोगे, देखो बताना इसलिए जरूरी हो जाता है ये, क्योंकि आपको इसमें दिक्कत अगर होगी तो वो साइन कन्वेंशन को लेके हो सकती है, ठीक है। अब जब हम इधर से ऑब्जर्व करेंगे तो ऑब्जेक्ट ये तो रेज ऐसे जाएंगी ऐसे, तो ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव लिया जाएगा। तो इधर के लिए साइन कन्वेंशन अलग हो गया, इधर के लिए साइन कन्वेंशन अलग हो गया, क्योंकि रेज इधर आ रही है तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव है। ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम दिस पॉइंट, क्योंकि बाउंड्री तो ये हो गई ना, हम इसके लिए केवल इतना पार्ट देख रहे हूँ और उसके लिए ये वाला पार्ट देख रहे हूँ। तो आपको यही चीज समझनी है कि इसको मैं पी कह सकता हूँ। अब ये जो 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है वो आप जो यू लिखोगे वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि आप इस डायरेक्शन में रेंज जा रही है और मेजरमेंट आप करोगे यहाँ से, ठीक है। इसमें फिर फर्दर आप देख सकते हैं यहाँ से एक लाइन ऐसे खींचो सेंटर से, ये नॉर्मल हो जाएगा। और नॉर्मल होगा तो आप देखिए कि टुवर्ड्स द नॉर्मल, यहाँ से जा रही है डेंसर से और रेयर में जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, ऐसे बेंड हो जाएगी। तो इसकी जो इमेज बनेगी, ध्यान से देखिएगा, इसकी जो इमेज बनेगी वो यहाँ कहीं बनेगी, ये इमेज बनेगी। ये तो ऑब्जेक्ट हो गया आपका, इमेज यहाँ बनेगी। तो हमें एक अंदाजा हो गया, हमें अंदाजा हो गया कि जो डिस्टेंस हमारा आएगा वो पी आई वो 3 से कम आएगा, 3 से कम आएगा। तो अब 3 से कम आएगा तो ये वाला जो डिस्टेंस है सेंटर से जब पूछा जाएगा वो 3 से ज्यादा आ जाएगा। आपको मेरी बात समझ में आई हो, ठीक है। तो ऐसे करके ये वाला डिस्टेंस हम पता कर लेंगे और ये वाला निकल आएगा 5 में से माइनस करके। तो पहली गलती यहाँ पे साइन को लेके करते हैं। दूसरी गलती, फिर हमारा आंसर आ भी गया तो वो पी से डिस्टेंस आएगा, ध्यान रहे। एंड इन क्वेश्चन ही इज डिमांडिंग डिस्टेंस फ्रॉम सी। ये एक छोटी सी बात लेकिन जरूरी है, थोड़ा सावधानी से पढ़ेंगे। तो मैं एक करके बता देता हूँ, दूसरा पार्ट आप कर लेना। और जब दूसरा पार्ट करें तो पिछले वाले के साइन कन्वेंशन से लेना देना नहीं, हर बार आपको बाउंड्री अगर बदल रही है तो साइन कन्वेंशन बदल जाएगा, ठीक है। ये बात मैंने आपको मिरर में डबल मिरर के केस में भी बताया था, याद हो तो, ठीक। तो अब इसमें मैं स्क्रीन को थोड़ा बड़ा करता हूँ, ठीक है। मैंने कहा था यहाँ से ये वाला आएगी इमेज यहाँ पे, क्योंकि ऐसे जाके अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी तो यहाँ से आती हुई नजर आएगी, तो इमेज यहाँ इस बाउंड्री से पास नजर आएगी। तो मैं लिख रहा हूँ μ2 अपॉन v और μ1 अपॉन u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। देखिए μ2 मैंने कहा था उस मीडियम का जिसमें जा रही हैं, तो अभी हवा में जा रही हैं, ठीक है, तो वो हो गया 1। अब इमेज का अभी पता नहीं तो यहाँ v को ऐसे रख दिया, विदाउट साइन रखा, अपने आप साइन के साथ आ जाएगा, क्योंकि हमें पता नहीं है। ये वैसे मैंने डायग्राम बना दिया आपके लिए, बना दिया, बट आपको मान लीजिए अंदाजा नहीं हुआ। मुझे पता है कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो मुझे अंदाजा है कि यहाँ पे, तो मुझे पता है कि v का साइन नेगेटिव आने वाला है। अभी मैंने साइन नहीं रखा है यहाँ पे, मैंने साइन नहीं रखा कि मैं मान के चल रहा हूँ कि मुझे कुछ नहीं पता इमेज कहाँ बनने वाली है, तो अपने आप आ जाएगा। अननोन क्वांटिटी में साइन लगाने की जरूरत नहीं होती। अगर आपको पता लग रहा है कि हाँ यहाँ होगा तो साइन लगा दोगे। जैसे मुझे पता है कि इमेज यहाँ बन रही है तो मैंने इसमें माइनस लगा दिया ऑलरेडी, तो फिर v प्लस के साथ आएगा, क्योंकि माइनस आपने पहले से लगा ही दिया है। और अगर नहीं लगाओगे तो अपने आप आ जाएगा और माइनस के साथ आने वाला है। माइनस μ1 बताया था जिसमें से जाती है, तो इसमें से इसमें जा रही है, तो 1 नहीं 3/2। ये गलती करते हैं हम इसमें, क्योंकि ज्यादातर डायग्राम ऐसे होते हैं। तो यहाँ μ2 की जगह यहाँ पे μ2 की जगह यहाँ पे हम 3/2 रख जाएंगे और यहाँ पे 1 रख जाएंगे। ऐसा नहीं करना है, इसी चीज का ध्यान रखना। अब ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट यहाँ से 3 सेंटीमीटर पे है, तो 3 सेंटीमीटर कैसा होगा, यहाँ से डिस्टेंस नेगेटिव हो जाएगा। और इसके बाद 1 माइनस 3/2 अपॉन रेडियस 5 सेंटीमीटर है, और यहीं से नापेंगे तो अपोजिट में जा रहे हैं, क्योंकि इस डायरेक्शन में नहीं आ रही, तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव हो गया, हम जा रहे हैं इधर पी से सेंटर की तरफ। ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, तो ये माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 3 से 3 चला जाएगा, ये आपका 1/v, और ये माइनस और माइनस इधर आप अगर देखेंगे तो ये माइनस और माइनस प्लस 1/2 हो गया। इसको मैं इधर ले जाता हूँ माइनस का 1/2, और इधर कितना बचा भाई, ये आ जाएगा माइनस का हाफ और माइनस प्लस, माइनस और माइनस प्लस, तो प्लस का 1/10, ठीक है। ये आ गया, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, और उधर जाके माइनस हो जाएगा, और इधर माइनस हाफ बचा, माइनस और माइनस प्लस 1/10, ये आ गया। तो अब यहाँ से इसको अगर हम सॉल्व भी कर लें तो ये आ जाएगा आपका, एलसीएम ले लेते हैं, और ये आपका 10, ये -5 और +1, ये 1/v की वैल्यू। तो ये आ गया सॉल्व होने के बाद माइनस का 4/10
यानी v आ गया माइनस का 10/4 यानी माइनस का 2.5 सेंटीमीटर। माइनस का 2.5 सेंटीमीटर मैंने बोला तो था आपसे भी कि जो इमेज का जब हम निकालेंगे तो v का साइन हमने नहीं दिया है तो अपने आप आ जाएगा, माइनस बता रहा है कि इधर, और लकीली ये डिस्टेंस 2.5 सेंटीमीटर आया तो आप पोल से यानी इधर से बता दो या सेंटर से बता दो तो वो दोनों तरफ से सेम आंसर आ जाता। तो 2.5 सेंटर से भी, 2.5 इधर से भी। लेकिन अगले वाले केस में ऐसा नहीं होगा, आप देखिएगा, क्योंकि जो डिस्टेंस यहाँ से आप कंसीडर करोगे, देखो ये 3 था, ऑब्जेक्ट ये हमारा, तो ये 3 है, तो अब इस बाउंड्री से जो डिस्टेंस आएगा वो 7 आएगा। तो जब सॉल्व करोगे तो वो डिस्टेंस अब आपको 7 नहीं मिलने वाला, कुछ और मिलेगा। और ध्यान से सॉल्व करना, डिस्टेंस जो आएगा वो इस बाउंड्री से आएगा। जब सॉल्व करोगे ना तो v की वैल्यू जो आएगी, v मैंने आपको ये बात प्लेन सरफेस पे रिफ्रैक्शन पे बताई थी, ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम बाउंड्री ऑफ रिफ्रैक्शन। तो बाउंड्री ऑफ रिफ्रैक्शन ये है, तो यहाँ से जो डिस्टेंस आएगा वो v की वैल्यू होगी। और फिर बाद में आपको डिसाइड करना होगा कि सेंटर से कितना डिस्टेंस होगा, डिपेंडिंग अपॉन कि जैसे मान के चलो ये 7 है और आपने कैलकुलेट करके 6 निकाला, 6 आया, तो ये यहाँ से 6 आएगा तो सेंटर से तो 1 ही आ जाएगा ना, सेंटर से 1 आ जाएगा। और सपोज करो 4 आया तो यहाँ पे बनेगा इस बाउंड्री से, तो सेंटर से इधर फिर 1 आ जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको देख के लिख सकते हैं, ठीक है। सेकंड वाला पार्ट आप करके देखिएगा। मुझे लगा था थोड़ा सा कि मुझे बताना चाहिए, क्योंकि बाद में फिर पूछते हैं, तो सॉल्व किया, बाद में नहीं आया, थोड़ा सा मैंने गाइड कर दिया। इन क्वेश्चन में सारा चीज जो है वो साइन कन्वेंशन का है, और μ1 μ2 कौन से होते हैं ये सही से डिसाइड कर लो तो टफ नहीं होते क्वेश्चन, ठीक है। आप नोट करना चाहे नोट कर लो, मैं स्क्रीन चेंज कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ क्वेश्चन। ठीक है, अगला वाला जो क्वेश्चन है फिफ्थ वाला, इसका जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, फर्स्ट वाला, और सेकंड वाला आप कर लेंगे। मैं फर्स्ट वाला बताता हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू सो दैट द पैरेलल बीम इंसिडेंट ऑन द स्फीयर कन्वर्जेस एट सी। ये एक स्फीयर है, यहाँ से एक पैरेलल बीम आ रही है ऐसे करके, और ये यहाँ सी पे कन्वर्ट करवाना चाहता है इसको, तो कह रहा है म्यू की वैल्यू क्या होगी अगर सी पे कन्वर्ट हो जाए। और ऐसे ही सेकंड पार्ट है कि पी पे कन्वर्ट हो जाए, और पी क्वेश्चन में आप देखिए पी पॉइंट उसमें दिखा भी रखा है उसने, पी पॉइंट यहाँ पे है ना। तो एक केस में कह रहा है कि एक बीम आके सेंटर पे कन्वर्ट हो जाए तो म्यू की वैल्यू क्या होगी, ये वाला म्यू, और बाहर इसमें एक ले लेते हैं, दिया तो शायद है, दिया है बिल्कुल। अब इसमें और दूसरे वाले पार्ट में कह रहा है कि यही बीम यहाँ पी पे कन्वर्ट हो जाए, पी पॉइंट यहाँ है। तो दो अलग अलग क्वेश्चन है, दो अलग अलग आंसर आएंगे, इसमें फर्स्ट वाला ज्यादा अच्छा है। तो देखिए μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u, और ये μ2 माइनस μ1 अपॉन r। μ2 सेकंड मीडियम है तो ये म्यू आ गया। इमेज कहाँ बनाना चाह रहा है, सेंटर पे, यानी यहाँ से ही मेजर करेंगे, ये भी p है, लेट मैं p डैश कह देता हूँ। यहाँ से डिस्टेंस मेजर करेंगे तो r प्लस का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से r के डिस्टेंस पे। इसके बाद यहाँ μ1 यानी कि ये 1 वैल्यू हो गई, और इमेज सॉरी ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी से रेज आ रही है। इसके बाद म्यू, ये वाला म्यू, और ये -1, ठीक है, और डिवाइडेड बाई r, इसी सरफेस की रेडियस, ठीक है। तो ये वाला टर्म तो आपका क्या हो गया, 0 हो गया, ये वाला टर्म 0 ही हो गया, और ये हटा ही देते हैं। अब देखिए यहाँ से देखोगे तो ये r से ये वाला r कैंसिल हो जाएगा, और म्यू इक्वल्स टू आ गया μ-1। और ज्यादा सॉल्व करोगे, मैं स्क्रीन थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, हो सकता है विजिबल ना हो रहा हो, ठीक है। तो अब ये म्यू इक्वल्स टू μ-1 आ गया, और क्या करोगे, इसे काट दोगे तो यहाँ बचेगा 0, यहाँ बचेगा -1। अब ऐसा तो पॉसिबल है नहीं भैया, तो क्या हमने गलत सॉल्व किया ना, गलत सॉल्व नहीं किया। एक्चुअली जो कहा है ना वो गलत कहा है क्वेश्चन में, कि यहाँ से बीम आके सेंटर पे कन्वर्ट हो जाए तो म्यू की वैल्यू बताओ। तो इसका मतलब ये हुआ ये पॉसिबल नहीं है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन जो रिजल्ट आ रहा है वो हमें कुछ इंडिकेट कर रहा है, कुछ बताना चाहते हैं कि रिजल्ट ऐसे आ रहे हैं जो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि म्यू की ऐसी कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी, म्यू की कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी जिसके लिए पैरेलल बीम सेंटर पे कन्वर्ट हो, ये यहाँ से पता लगता है। तो हम इसके नीचे ये लिख सकते हैं कि इट्स नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है और ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब कोई भी पैरेलल बीम सेंटर पे कन्वर्ज हो ही नहीं सकती म्यू की किसी भी वैल्यू के लिए, या हम कह सकते हैं म्यू की कोई ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी जिसके लिए पैरेलल बीम सेंटर पर फोकस हो जाए, ठीक है।
ये मतलब हुआ। सेकंड पार्ट आप इसी तरह से कर लेंगे, सेकंड पार्ट इजी होगा, और इजी इसलिए होगा क्योंकि अब इमेज यहाँ पे बनेगी P पर, तो यहाँ जो डिस्टेंस आ जाएगा यहाँ पे, वो डिस्टेंस आपका 2r आएगा। तो r से r तो कटेगा, लेकिन फिर म्यू बाई 2 आएगा, 2 को इधर मल्टीप्लाई करोगे और सॉल्व करोगे तो म्यू की वैल्यू 2 आ जाएगी सॉल्व होके। ठीक है, सेकंड वाला पार्ट आप देख लेंगे। तो ये सिंपल था, वैल्यू मैंने रख दी है। आगे आते हैं, तो इसी तरह से क्वेश्चन 6 वाला जो है वो HC वर्मा का है, आप कर सकते हैं, अगला भी कर सकते हैं। 8 वाला क्वेश्चन अच्छा है, 8, 9 और 10। ठीक है, 8 वाला क्वेश्चन मैं बता देता हूं, बढ़िया सवाल है। 9th और 10th दोनों क्वेश्चन IIT के हैं। 8 वाला क्वेश्चन मैं बताता हूं, 8 वाले में क्या है। और इसी तरह का 8 वाला जो क्वेश्चन है, इस तरह का मिलता जुलता क्वेश्चन लेंस में भी, NCERT में भी है, उसमें सॉल्व नहीं, एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है इस तरह का। ठीक है, लेंस को लेके हालांकि वो, तो देखिए इसमें कह रहा है कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ ए थिन कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। अभी लेंस पे आए नहीं, लेकिन आप ये नहीं सोचें कि ये लेंस का क्वेश्चन है, एक्चुअली लेंस का क्वेश्चन है ही नहीं ये, तभी यहाँ रखा है। कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 हैज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर। द कॉनकेव सरफेस हैज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 सेंटीमीटर। द कॉन्वेक्स साइड इज सिल्वर्ड and placed on the horizontal surface as shown in figure. Where should a pin be placed on the axis so that its image is formed at the same place? ठीक है, और अब इसमें सेकंड वाले पार्ट में कह रहा है कि if the concave part is filled with water, ऊपर इसमें पानी भर दिया जाए। ठीक है, तो मैं ये पहले रफ कर देता हूँ। ये लेंस जरूर है, लेकिन इसमें लेंस का कोई फॉर्मूला यूज नहीं होगा। इसकी एक साइड नीचे पॉलिश कर रखी है, सिल्वर कर रखी है, लेंस का फॉर्मूला यूज नहीं होगा। क्वेश्चन लेंस में दिया है तो कई बच्चे सोचते हैं, अगर होता तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन देता ही नहीं। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, वो 1.5 दिया, बाहर हवा है, तो एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है और इसके दो सरफेस हैं, एक इधर वाला और एक इधर वाला, दोनों की रेडियस दे रखी है। तो एक तरफ की जो रेडियस है वो 20 सेंटीमीटर है, दूसरी तरफ की 60 है। तो इधर की जो रेडियस है वो 60 हो गई, इधर की 20 हो गई। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे, तो आपको ये देखना होगा ये वाले सरफेस के मुकाबले ये वाला नीचे वाला ज्यादा कर्व है, ऊपर वाला फ्लैट ज्यादा है थोड़ा सा, इससे कंपेयर करोगे तो थोड़ा फ्लैट टाइप का लग रहा है इसके कंपैरिजन में, ये आपको नजर आना चाहिए। आगे हम देखेंगे भी, तो ये जो फ्लैट ज्यादा होगा उसकी रेडियस ज्यादा होगी, इसकी रेडियस हमने 60 ले ली। ठीक है, अब इसके बाद हालांकि उसने बताया कि कॉनकेव सरफेस ये है। ठीक है, इसने कहा है द कॉनकेव सरफेस हैज ए रेडियस ऑफ कर्व दिस, द कॉन्वेक्स साइड इज सिल्वर्ड, कॉन्वेक्स साइड ये है। ठीक है, और जो कॉनकेव साइड है उसकी रेडियस 60 दे रखी है। अब आगे कहा है कि एक पिन को कहाँ रखें कि उसकी इमेज वहीं पे बन जाए, तो ये पिन मैंने यहाँ पे रख दी, ये P है। देखिए यहाँ से एक रे आएगी, सबसे पहले तो ऐसे रे आएगी, और ये जो बाउंड्री है इस पे सिंगल सरफेस, इस बाउंड्री पर रिफ्रैक्शन होगा, और रिफ्रैक्शन होने के बाद जब ये इसको मिरर को मिलेगी, तो मिरर इसको अगर वापस लौटा दे, जैसे आई थी वैसे ही लौटा दे, तो इमेज वही बन जाएगी। क्योंकि अब देखिए रे विल रिट्रेस बैक इट्स पाथ, रे अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। तो यहाँ से रे आई ऐसे करके और ऐसे बेंड होके जब यहाँ आए मिरर को रिसीव हो, तो मिरर वापस लौटा देगा, तो यही ऑब्जेक्ट है और यही इमेज है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है और यही इमेज है। P पॉइंट मैंने लिख दिया पिन के लिए, तो यहाँ से रे लौट जाएगी। अब सवाल ये है, मैंने आपको पहले बताया भी था कि रे तभी लौटती है जब वो मिरर, कैसा भी मिरर हो, मैंने बताया था। हालांकि उस समय जब मैं पढ़ा रहा था तो मैं प्लेन मिरर पढ़ा रहा था आपको, लेकिन मैंने उस समय बोला भी होगा, मुझे अच्छे से याद है, बोला भी था कि कोई भी मिरर हो, चाहे प्लेन हो या कर्व्ड मिरर हो, अगर मिरर पे परपेंडिकुलर कोई रे टकराएगी, अगर परपेंडिकुलर टकराएगी तो वो वापस लौटा देता है, और वापस लौटेगा तो अपने पाथ को रिट्रेस कर जाएगी, यही इमेज बन जाएगी। यानी मिरर पे परपेंडिकुलर जब टकरा रही है, इसका मतलब जैसे ये मिरर है तो परपेंडिकुलर थोड़ा बड़ा कर दिया मैंने फिगर को समझाने के लिए, परपेंडिकुलर टकराने का मतलब एंगल 90, ऐसे आई और ऐसे चली गई नीचे वाले सरफेस। तो नीचे वाले सरफेस की रेडियस कितनी है, नीचे वाले सरफेस की रेडियस कितनी है, 20, रेडियस 20 है, तो ये रेडियस के अलॉन्ग होगी, तो इस नीचे वाले मिरर को ऐसा लगना चाहिए जैसे कहां से आ रही है, ये कहां से आ रही है, इसके सेंटर से, क्योंकि सेंटर से आने वाली कोई भी रे जो होगी वो
इसके रेडियस के अलोंग होगी, और रेडियस के अलोंग ये सरफेस है, और रेडियस हमेशा क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो अब यहां से रे आई, आने के बाद बेंड हो गई, और बेंड होके ऐसा लग रहा है कि जैसे इसके सेंटर से आ रही है। किसके सेंटर से? 20 सेंटीमीटर वाले मिरर के सेंटर। तो मिरर की रेडियस क्या है? 20 है। तो यहाँ से ये वाला जो डिस्टेंस होगा, ये वाला डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं, अब समझना ये है कि यहां से ये जो रे आई, थोड़ा सा लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो गई, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये इस सरफेस पे, कौन से वाले पे? 60 सेंटीमीटर पर रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन होने के बाद जो रे गई मिरर पे टकराई, तो मिरर को ऐसा फील आना चाहिए जैसे कहां से आ रही है, उसके सेंटर से आ रही है, ठीक है, यानी 20 सेंटीमीटर से आ रही है। तो अब देखिए सिंगल सरफेस का रिफ्रैक्शन हुआ, ध्यान से देखना, हमको ये वाला डिस्टेंस बताना है, ये वाला डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज से x। अब ये आपके मन में एक बात और आ सकती है कि सर ये डिस्टेंस मैं यहां से लूं कि नीचे भी से लूं। देखो ये जो लेंस वगैरह होते हैं, ये थिन लेंस होते हैं, थिन, हमारे सिलेबस में थिन लेंस ही है। तो ये जो मोटाई है ये नेग्लिजिबल है, तो आप इस बाउंड्री से लिख लो या नीचे वाली बाउंड्री से लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली बात ध्यान देने की ये है, हमारे सिलेबस में थिन लेंस है। आपने कहा सर थिक आ जाता तो ये मोटाई बीच वाली देता, आपको वो बीच वाली थिकनेस देता, उसके अकॉर्डिंग फिर एक्ट करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला, इस बाउंड्री पर रिफ्रैक्शन हुआ बस, और इस बाउंड्री पर रिफ्रैक्शन हुआ, तो ये μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u, और ये μ2 माइनस μ1 अपॉन r। μ2 सेकंड मीडियम, तो देखिए रे यहां से आ रही है और सेकंड मीडियम यानी इसमें जा रही है, किसमें? ग्लास में, कांच में जा रही है। तो ये आ जाएगा 1.5 यानी 3/2। और इमेज कहाँ बन रही है? 20 सेंटीमीटर पीछे बन रही है। ध्यान रहे, इमेज का पता लग गया है, ऑब्जेक्ट का पता नहीं कहाँ रखा जाए, यू निकालना है। तो इमेज पीछे बन रही है, तो ये 20 सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन सवाल यह है कि ये 20 सेंटीमीटर है, वो इस बाउंड्री से है, तो अब उसका साइन कैसा होगा? तो देखो यहां से हम मेजर करेंगे पीछे की तरफ, और रेज जा रही है नीचे की तरफ, रेज जा रही है नीचे की तरफ, डिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा इधर, क्योंकि सारे डिस्टेंस उसी बाउंड्री से मेजर करते हैं या पोल से करते हैं जहां रिफ्रैक्शन होता है। तो यहां से मेजर करेंगे तो ऐसे, तो ये 20 जो आया है वो आपका माइनस के साथ आ जाएगा। सो इट्स -20 माइनस μ1। μ1 वो मीडियम जिसमें से आ रही है, तो यहाँ का मीडियम हवा होगा, एयर है, दिया नहीं है तो हम 1 ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन u। u को मैंने x कह दिया, अब u भी कह सकते थे आप उसको। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालना है, तो ध्यान रहे हमें पता है पहले से ऑब्जेक्ट रखा तो है, क्योंकि यही रखोगे, नीचे रखने का तो कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ रखा है, तो ये जो डिस्टेंस होगा इधर इस साइड में जो डिस्टेंस होगा वो नेगेटिव होगा। तो आप चाहो तो इसमें माइनस साइन ले सकते हो पहले से, अगर नहीं लेते तो अपने आप माइनस साइन के साथ आंसर में कैलकुलेट हो गया आएगा। अगर आप ले लोगे तो और अच्छा है, क्योंकि यहाँ हमें पता है कि ऑब्जेक्ट ये रखा हुआ है, रेज नीचे जा रही है, डिस्टेंस यहीं से नापेंगे, तो ये x कह लो, या मैं सिंपली u कह देता हूँ, क्यों फालतू के वेरिएबल बढ़ाए। और μ2 यानी 3/2 माइनस 1 अपॉन r। अब r उस सरफेस की रेडियस होती है जिस पर रिफ्रैक्शन हुआ है। तो रिफ्रैक्शन हुआ है 60 सेंटीमीटर वाले बाउंड्री पे, ध्यान रहे, ना कि 20 पे। 20 पे तो रिफ्लेक्शन होगा, और वो कराना ही नहीं है, हमें पहले से ये लॉजिक लगाना होगा कि ये वापस वही इमेज तब बनाएगा जब मिरर पे परपेंडिकुलर आके टकराए, यानी मिरर को ऐसा फील आना चाहिए कि परपेंडिकुलर आ रही है, और वो तब आएगी जब सेंटर से आती हुई लगे, क्योंकि रेडियस होती है सेंटर से आने वाली, और रेडियस और ये हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। तो अब जो रिफ्रैक्शन हुआ वो 20 पे नहीं हुआ, 60 पे हुआ है, तो यहाँ 60 रखेंगे। सवाल यह है 60 माइनस का के प्लस का, तो इस बाउंड्री का सेंटर भी पीछे ही कहीं होगा। ध्यान रहे ये जो सेंटर है ये इस वाली बाउंड्री का है, नीचे वाली का, मैं इसे C2 कह सकता हूँ, और ये 60 सेंटीमीटर वाली का सेंटर और ऊपर होगा C1। ये पहली बाउंड्री को C1 और दूसरी को C2 का, तो वो भी इधर ही होगा, डिस्टेंस हम यहाँ से नापेंगे, ठीक है। तो अब ये माइनस का 60 आ जाएगा। तो सबसे पहले देखो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो गया, प्लस हो गया, आपने साइन पहले से कंसीडर कर लिया, तो u विदाउट साइन आना चाहिए। और ये 3/2 माइनस 1 हाफ हो गया, माइनस का 1 अपॉन 120, ये माइनस है, इधर आके प्लस हो गया 3/40। तो ये आपका 120 माइनस 1 और ये प्लस का 9, 1 अपॉन u। तो ये आ गया 9 माइनस 1 18, तो u की वैल्यू 120/8, 9 माइनस 1 8 आ गया, सॉरी। तो ये 15 सेंटीमीटर आया। और ध्यान रहे ये प्लस के साथ आ रहा है, तो इसका मतलब ये मत समझना कि वर्चुअल हो गया, वो साइन आपने पहले से ले रखा है, नहीं लेते अपने आप माइनस आ जाता है, यानी ऑब्जेक्ट को आपको 15 सेंटीमीटर ऊपर रखना पड़ेगा। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया ए वाला, ठीक है।
ये फर्स्ट पार्ट हो गया। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको जरूरी लगे तो, क्योंकि सेकंड पार्ट के लिए फिर मुझे दोबारा से दूसरा डायग्राम बनाना पड़ेगा। सेकंड पार्ट और थोड़ा सा इसमें अच्छा है, लेकिन कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी उसमें भी आपको, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बेस्ट है। और कोई डाउट अगर यहाँ तक हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी तो पैरामीटर सेम है। अब इसमें थोड़ा सा मुझे चेंज करना पड़ेगा डायग्राम में, तो मैं इसको रब कर देता हूँ। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें पानी भर दिया यहाँ पे। अब पानी जाहिर सी बात है यहाँ भरा जाएगा, खाली से गड्ढा जैसा है ना, तो इसमें आपने पानी भर दिया। तो पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 होता है, वो दिया भी है क्वेश्चन में। तो यहाँ कुछ पानी भर दिया है, ठीक है, ऐसे, ये वाटर। और अब क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो आपको यहाँ पे भी ये मानना पड़ेगा कि पानी बहुत ज्यादा नहीं है। फिर आपके मन में ये थॉट आए कि ये थिकनेस और ये थिकनेस अलग अलग है, कितनी कितनी होंगी। वो दिया नहीं है तो आपको लेना नहीं है, दिया नहीं है तो लेना नहीं है, आपको कम मान के चलना है। और यहाँ पे ये जो बाउंड्री थी उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स तो 60 है। एक बार क्वेश्चन पे निगाह डाल लेते हैं थोड़ा सा, और एक बार आगे सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट में कह रहा है, इफ द कॉनकेव पार्ट इज फिल्ड विद वाटर, फाइंड द डिस्टेंस थ्रू विच द पिन शुड बी मूव। ठीक है, पानी से भर दिया जाए तो 15 सेंटीमीटर पिन थी, तो अब कह रहा है क्वेश्चन में कि पिन को कितना मूव करें, ऊपर या नीचे, वो आपको निकालना पड़ेगा, जिससे फिर से इमेज पिन की पिन पर ही बन जाए। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे अब क्या होगा, दो केस होंगे। पहले तो ये प्लेन सरफेस है, तो प्लेन सरफेस पर रिफ्रैक्शन होके वो जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी वो शिफ्ट हो जाएगी। तो ये ऑब्जेक्ट है जो 15 सेंटीमीटर पे अब नहीं है, कहीं और है। मान लो वो एक्स है, कहीं और है, क्योंकि वो एक्स ही तो निकालना है कितना है। अगर वो मान के चलिए एक्स की वैल्यू 14 आ गई, तो पहले 15 थी, अब 14 है, तो 1 सेंटीमीटर खिसकाना पड़ा, पास करना पड़ा, या और कोई वैल्यू आती है अकॉर्डिंगली हम देखेंगे। तो ये हम पहले से मान के चलते हैं कि ये जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये एक्स है या यू है, एक्स मान लेते हैं, अब जो प्लेन सरफेस पे हो रहा है। अब देखिए मैं फिर यहाँ पे एक बार आपको बताना चाहूंगा कि ये जो पानी की मोटाई है और जो लेंस की मोटाई है, उसको आपको इग्नोर करके चलना है। तो ये मन में मत सोचना कि ये डिस्टेंस आपने यहाँ से क्यों लिया, यहाँ से क्यों नहीं, बहुत ही पतली लेयर है, कहाँ नहीं है, तो आपको ये डिस्टेंस कंसीडर नहीं करने। तो ये डिस्टेंस मैं यहाँ से दिखा दूं या यहाँ से दिखा दूं या यहाँ से दिखा दूं, डजंट मैटर। ठीक है, तो ये एक्स ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। तो सबसे पहले आप देखिए कि रे अगर ऐसे आएगी, ध्यान से देखिएगा, रे अगर ऐसे आएगी तो इस बाउंड्री पे, प्लेन बाउंड्री पे जब रिफ्रैक्ट होगी, ये इसका नॉर्मल है, और आप देखिए हवा से पानी में जा रही है, हवा से पानी में जा रही है, तो ये हल्का सा बेंड हो जाएगी ऐसे करके, और ऐसा लगेगा जैसे कहां से आ रही है, पीछे से। तो ये सबसे पहले एक इमेज बनी I1 एक इमेज बनी, वो भी इस प्लेन सरफेस पे। तो यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि प्लेन सरफेस पे यहाँ है और हमें पता है कि दूर बनी है, तो ये काम आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि ये 4/3x डिस्टेंस पे बनेगी। आपको याद आया हो कुछ, देखो ये रे ऐसे जा रही है, टुवार्ड द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, और टुवार्ड द नॉर्मल बेंड होगी तो पीछे से आती हुई लगेगी, ये इमेज बन गई I1, वो भी फर्स्ट प्लेन सरफेस पर रिफ्रैक्शन से। इसके लिए कोई कैलकुलेशन मत करो। तो ये डिस्टेंस ज्यादा हो गया प्लेन सरफेस पे, मैंने बताया था रिफ्रैक्शन में तो ज्यादा होगा। ठीक है, तो म्यू का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये एक्स डिस्टेंस है, तो अब हो गया 4/3x। क्यों, पानी का म्यू 4/3 है, ये हो गया। अब ये 4/3x के डिस्टेंस से आ रही है, और मिरर को, सॉरी मिरर को नहीं, अभी इस बाउंड्री पर रिफ्रैक्शन होगा, अब इस वाली पे होगा, यहाँ हो चुका है, इस बाउंड्री पर रिफ्रैक्शन होके देखो, फिर ये रेयरर है, ये डेंसर है इसके मुकाबले, तो और ज्यादा मुड़ जाएगी, और ज्यादा मुड़ जाएगी। तो मिरर को, मिरर से कहा भैया लौटा दो, बोले मैं लौटा दूंगा, लेकिन मेरे पास जो रेज आए, मुझे ऐसी फीलिंग आनी चाहिए कि वो मेरे सेंटर से आ रही है। तो यहां से
यहां से आती हुई लगेगी, ये I2 है और ये इसका नीचे वाले का सेंटर है C2। कितने डिस्टेंस पे होगा भैया ये डिस्टेंस कितना होगा यहाँ से I2 का 20 सेंटीमीटर, I2 का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। क्योंकि मिरर का सिंपल सा फंडा है, ये थोड़ा सा यहाँ पे पास पास हो गया, लेकिन आपको अंदाजा लग गया हो मैंने जो भूला है, आपने मेरी बात को ध्यान से सुना हो कि अब यहाँ जो रिफ्रैक्शन होगा, यहाँ जो रिफ्रैक्शन होगा, उस रिफ्रैक्शन के बाद जो रेज आएगी, तो मिरर से कहा भैया लौटा देना, वहीं बनानी है इमेज, तो ये कहेगा कि मेरे सेंटर से आएगी तो मैं लौटा दूंगा और वहीं बन जाएगी, क्योंकि वही पाथ को रिट्रेस करेगी, तो ये जैसे आई थी वैसे फिर यहाँ रिफ्लेक्शन होकर वापस ऊपर ही इमेज बन जाएगी। तो मिरर का सिंपल सा फंडा है कि मिरर के सेंटर से आती हुई लगनी चाहिए, तो सेंटर से आएगी या परपेंडिकुलर आएगी, यानी 20 सेंटीमीटर से आती हुई लगनी चाहिए। तो अब यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, इसी कैलकुलेशन में थोड़े से कुछ चेंज हम कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। अब देखिए फॉर्मूला तो वही है, अब थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि देखिए फर्स्ट सरफेस पे, प्लेन सरफेस पे रिफ्रैक्शन होके ये डिस्टेंस आ गया, तो मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं करी, केवल डायग्राम समझा। अब इसके बाद रिफ्रैक्शन इस बाउंड्री पे होगा, तो ध्यान रखना इस बाउंड्री के एक तरफ पानी है और दूसरी तरफ ग्लास है, तो यहाँ पे जब वैल्यू रखेंगे तो ये आपको सावधानी से रखना है। तो अब ये V यानी कि सेकंड मीडियम μ2, सेकंड मीडियम जिसमें रे जा रही है तो ग्लास में जा रही है, तो 3/2, और इमेज जो बने इस ग्लास के लिए, यानी इस बाउंड्री से रिफ्रैक्शन होने के बाद ऐसा लगना चाहिए मिरर को कहां से आ रही है 20 सेंटीमीटर पे, यानी इस बाउंड्री पर रिफ्रैक्शन के बाद 20 सेंटीमीटर बन जाए तो 20 माइनस का ही रहेगा। अब इसके बाद यहाँ पे μ1 की वैल्यू हवा नहीं है, पानी में से आ रही है, इस बाउंड्री के दोनों तरफ मीडियम देखेंगे तो पानी में से आ रही है, तो यहाँ सबसे पहला चेंज होगा 4/3, ठीक है। और अब 4/3 के बाद u की वैल्यू हम रखेंगे, तो ध्यान रहे ये जो इस बाउंड्री के लिए, इस वाली बाउंड्री के लिए जो रेज आ रही थी, ठीक है, आ रही थी वो I1 से आ रही थी, यानी 4/3x से आ रही थी, तो मैं यहाँ पे जो रखूंगा वो 4/3x से आती हुई नजर आएंगी, और माइनस साइन लगाएंगे क्योंकि डिस्टेंस यहीं से मेजर करेंगे। अब आ जाते हैं यहाँ, तो यहाँ 4/3 आ जाएगा, 3/2 तो था ही, और रेडियस क्योंकि जो रिफ्रैक्शन कंसीडर कर रहा हूँ मैं इस बाउंड्री पे कर रहा हूँ, तो वो -60 ही रहा। तो आपने एक चीज नोटिस करी हो, 4/3 और 4/3 ये कट जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो गए। अब मैंने x इसलिए कर दिया था कि वो ऑब्जेक्ट ना उस बाउंड्री से हम मेजर कर रहे थे, तो ये 1/x प्लस का हो गया। बाकी यहाँ से सॉल्व करेंगे तो देखो 3 3 9 -8, तो और ये 360, तो 9 - 8 1, और ये 360, तो ये हो गया, ठीक है। माइनस के साथ आएगा क्योंकि ऊपर 1 और ये 360, और ये 3/40 इधर आके प्लस का हो जाएगा। अब ये 360 माइनस का, और इधर से 9 और 2 27, 27, 9 4 3 27, ठीक है। तो u की वैल्यू आ गई 360 डिवाइडेड बाई 26, ठीक है, 26 यानी 180/13, 13। तो अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, ये 15 सेंटीमीटर से कुछ डिफरेंट आ रही है, मेरे पास कैलकुलेटर तो नहीं है, आप बताइए जरा सॉल्व करके कितना आएगा। अब ये देखिए 13 से 12 होता तो 15 ही आता, 13 है तो 15 से कुछ कम आ रही होगी वैल्यू, 15 से कुछ कम आ रही होगी, जितना कम आएगी उतना पिन को खिसका लेंगे। कम का मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट 15 पे था उसको थोड़ा पास लाना पड़ेगा, तो 18/13 एग्जैक्ट वैल्यू जरा बताएगा कोई कैलकुलेट करके। u की वैल्यू 180/13, 180/13 कितना आया? कितना? 13.84 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। 13.84 पहले कहा था 15 सेंटीमीटर में था, अब यहाँ रखना पड़ेगा, तो यानी पास करना पड़ेगा, पहले से पास करना पड़ेगा, और इसमें से माइनस कर लो, मैंने अभी इसको लिख के छोड़ा है, तो माइनस कर लेंगे तो जो शिफ्ट करना पड़ेगा, तो वो शिफ्ट आ गया 1.16 सेंटीमीटर, और डाउनवर्ड आ जाएगा नीचे की तरफ और खिसकाना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले वाली कैलकुलेशन ही हमने यूज कर ली, केवल एक जो चेंज आया वो म्यू की वैल्यू में आया एक तो,
और दूसरा u जो डिस्टेंस था ऑब्जेक्ट का उसमें चेंज आ गया, बस एक म्यू में चेंज आ गया। तो ये आपका आ गया। बहुत अच्छा सवाल है, आप इसको नोट कर लो और इसको एक बार खुद से सॉल्व जरूर करना, तो आपको ये साइन कन्वेंशन और ये चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए मैं इसको रब कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, 2 क्वेश्चन और है आईआईटी के, मैं एक कोई क्वेश्चन करा देता हूँ, एक आप ट्राई कर लेना। ठीक है, दोनों क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं आईआईटी में, ये मेडिकल या जेईई मेन में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 देखने में थोड़ा डरावना सा लग रहा होगा आपको, लेकिन है नहीं, इजी क्वेश्चन है। और 10th वाला भी इजी है, मैं एक बता देता हूँ, 9th वाला बता देता हूँ आपको। कह रहा है आफ्टर 2 रिफ्रैक्शन द फाइनल रे मीट लाइन पीओ एट ई। ठीक है, पीओ लाइन को ई पर मिलती है, तो हमें डिस्टेंस ओ ई बताना है। ठीक है, अब देखिए ये जो फिगर दिखता है ना, तो फिगर में न तो कुछ प्रिंट टाइप का दिख रहा है, बड़ा अजीब तरह का दिखा दिया है, तो बच्चे को लगता है पता नहीं क्या है ये, कैसे करेंगे इसको, लेकिन ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है, काफी पहले आया था आईआईटी में। ठीक है, तो देखिए बस होता क्या है, बच्चा ये फिगर देख के सोचता है पता नहीं क्या चीज है, ये तो समझ से एकदम परे है। तो आप देखिए यहाँ पर ये नॉर्मल ऐसे है, और यहाँ से 45 के एंगल पर, 45 के एंगल पर यहाँ से रे को इंसिडेंट किया, और ये जो डिस्टेंस है पी ओ, और यहाँ पे कह रहा है यहाँ से जो रे आती है वो ई पॉइंट पे जाके मिल जाती है, तो डिस्टेंस ओ ई बताना है हमको। और इधर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है म्यू की वैल्यू 1.514 दे रखी है। ठीक है, और इसमें जो म्यू दिया है, यहाँ का म्यू √2 है, तो √2 को 1.414 लिख सकते हो आप। ठीक है, और यहाँ मेरे ख्याल से एयर दे रखी है, तो म्यू की वैल्यू 1 है, तो ये रे ऐसे जाएगी। तो सबसे पहले इस बाउंड्री पे जब रिफ्रैक्शन होगा, और क्या दिया है, और ये एंगल आपको 60 दिया है, तो ये 60 है, तो भैया ये भी 60 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि ये 45 है, तो यहाँ से रिफ्रैक्ट होके लाइन का क्या होगा। अब क्या बच्चा सोच के रह जाता है, सॉल्व ही नहीं करता, अगर सॉल्व करोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग केस बन जाएगी। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब देखिए कैलकुलेशन करेंगे तो सिंपल स्नेल्स लॉ लगा के मैं पहले तो एंगल पता करूंगा, किस एंगल पे, ये मुझे पता है कि ऐसे जाके ऐसे टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होने वाली है। तो यहाँ पे स्नेल्स लॉ लिखेंगे तो 1 sin 45 इक्वल्स टू म्यू, म्यू की वैल्यू √2 और sin r, तो sin 45 तो 1/√2 और ये √2 sin r, तो आप इसको इधर लाओगे 1/2 हो जाएगा, तो sin r की वैल्यू 1/2, तो r की वैल्यू 30 डिग्री। r की वैल्यू 30 डिग्री का मतलब जानते हो क्या होगा, बता रहा हूँ अभी। देखो नॉर्मल से 30 डिग्री, ध्यान से देखिएगा, नॉर्मल से 30 डिग्री, ये क्वेश्चन आईआईटी वाले ट्रिकी होते हैं, टफ नहीं होते, ध्यान रखना। अब देखिए अभी आपको खेल समझ में आ जाएगा, ये 45 ये 30, अगर ये 30 है और ये जानते हैं ये नॉर्मल है, ध्यान रहे ये नॉर्मल है, तो ये टोटल एंगल 90 होगा, टोटल ये वाला एंगल 90 होगा, जिसमें से 30 ये हो गया, तो ये कितना बचा 60। अब ये 60 जानते ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये 60 है, ये भी 60 है, यानी ये वाली जो लाइन है या ये जो रे है वो इसके पैरेलल हो गई, प्रिंसिपल एक्सेस हो गई भाई, इस वाले पार्ट के लिए, इस वाले पार्ट के लिए प्रिंसिपल एक्सेस है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, ये एंगल जैसे ही 30 आया, हमें पता लग गया इधर वाला 60 हो गया, और 60 आने का मतलब है कि ये रे यहाँ से जो आ रही है वो पैरेलल हो गई, इसके पैरेलल हो गई या इसके पैरेलल हो गई। ठीक है, और पैरेलल हो गई तो इसका मतलब अब इस बाउंड्री पे जब रिफ्लेक्शन लेंगे, हम इस बाउंड्री पे रिफ्लेक्शन लेंगे, तो रे पैरेलल आ रही है, मतलब कहां से मानेंगे, आते हुए, कहां से आते हुए मानेंगे, बोलिए। अच्छा, इसमें इस बाउंड्री की कुछ रेडियस वगैरह भी दी थी, तो म्यू टू सेकंड मीडियम है, तो सेकंड मीडियम में 1.514 डिवाइडेड बाई वी हमें निकालना है, क्योंकि ये रे ऐसे जाके मिल रही है यहाँ पे, तो इमेज का डिस्टेंस ये OE जो कि V है वही हमें निकालना है, और इधर रे जा रही है, तो ये यहाँ से जब मेजर करेंगे तो प्लस साइन के साथ आ जाएगा माइनस,
μ1 अब इसमें से जा रही है, μ1 इसमें से आगे जा रही है, क्योंकि अब बाउंड्री इसको लेंगे, रिफ्रैक्शन हो रहा है, कर्व्ड बाउंड्री के, ये प्लेन थी, तो अब यहाँ पे लिखेंगे तो ये 1.414 डिवाइडेड बाई u, तो ये रेंज कहाँ से आ रही है, पैरेलल बीम है, ठीक है, पैरेलल बीम, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो क्या करेंगे इस बाउंड्री के लिए इन्फिनिटी से आ रही है, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगी, और μ2 सेकंड मीडियम 1.514 माइनस 1.414 डिवाइडेड बाई इस सरफेस की रेडियस, तो इसकी रेडियस कितनी थी एक बार मैं देख लेता हूं, हमने लिखी नहीं उसको, रेडियस 40 सेंटीमीटर है, इसकी रेडियस आपको 40 सेंटीमीटर दी है, तो 40 सेंटीमीटर जब लिखेंगे तो कर्व्ड सरफेस ऐसे है, तो सेंटर इधर ही होगा, तो हम इस डायरेक्शन में जाएंगे, इस डायरेक्शन में, तो ये 40 सेंटीमीटर आ जाएगा और प्लस का, ठीक है। अब देखिए ये वाला तो टर्म ही जीरो हो गया, कैलकुलेशन के नाम पे कुछ नहीं है, आप देखिए ये एक स्टेप आया, दूसरा इक्वेशन लगाई, ये टर्म की वैल्यू ऐसी दे दी कि वो जीरो हो जाएगा, और आप इसके बाद जब v की वैल्यू आप निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो बहुत इजी सी आ जाएगी, ये तो मैं हटा देता हूँ, तो 1.514 अपॉन v ये आया, और इधर तो जीरो हो गया, ये बचा आपका 0.1, और 0.1 बाई 40, तो इसे 1/400 कह सकता हूँ, 0.1/40, v चाहिए तो v को इधर लाओ, इसको इधर ले आओ, तो v की वैल्यू आ गई 1.514 इंटू 400, इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, 151.4 इंटू 4 आ गया, तो 4 4 16 56 और 15 60 605, ये आ जाएगा v की वैल्यू 605 सेंटीमीटर, ठीक है, टफ नहीं है, मैंने कहा ना क्वेश्चन, अब जैसे कई बार मेडिकल के बच्चे सोचते हैं कि हम ये आईआईटी का सवाल क्यों करें, भैया ये आ जाएगा, ठीक है, प्रीवियस ईयर के आ जाते हैं, और फिर बेहतर है आप कुछ अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चन लगाएं, आप देखिए तो इसमें टफ कुछ भी नहीं है, ट्रिकी क्वेश्चन है, टफ नहीं है, आपने देखा होगा, तो ये ऐसे क्वेश्चन लगाने चाहिए, वो कन्वेंशनल क्वेश्चन थोड़ी पूछेगा कि उसमें v दे दिया, u दे दिया, फोकल लेंथ पूछ ले, ऐसे क्वेश्चन मेडिकल में आते हैं, बट उसकी तो खूब प्रैक्टिस हो गई होगी आपको, तो ये हो गया, आप इसको नोट करिए, और अगला जो क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, और मेरी तरफ से ये खत्म हुआ, अब आते हैं हम लेंस स्पेस के बाद, ठीक है, लेंस पर आते हैं, बस आप इसको नोट करिए, ठीक है भाई, तो अब हम आएंगे इसके बाद लेंस पर, आपने नोट कर लिया होगा, तो लेंस होता क्या है, ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, और दो तरफ से बाउंड्री, दो बाउंड्री से घिरा हुआ होता है, जिसमें से एक बाउंड्री, कम से कम एक बाउंड्री कर्व होनी चाहिए, दोनों भी कर्व हो सकती है, एक हो सकती है, पर दोनों फ्लैट नहीं हो सकती, ठीक है, दोनों फ्लैट नहीं हो सकती, तो ये मैं रब कर रहा हूँ, कई तरह के लेंस होते हैं, उनके नाम हम किस तरह से बोलते हैं, लिखते हैं, ये आपको आना चाहिए, तो अब देखिए लेंस, तो लेंस सबसे पहले क्या है, ट्रांसपेरेंट मीडियम, इट इज ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम surrounded by two boundaries, surrounded by two boundaries, at least one of them, at least one of them is curved, उनमें से कोई एक कम से कम कर्व होनी चाहिए, ठीक है, तो अब इसमें ये एक लेंस होता है, ठीक है, ये भी एक लेंस होता है,
ये सबसे कॉमन लेंस हैं जो आपने पढ़े हैं, ठीक है। इसके अलावा भी लेंस होते हैं, उनके नाम कैसे कैसे होते हैं, कैसे उसको डिसाइड करेंगे क्या नाम होगा, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले इसमें थोड़ा सा एक आइडिया मैं आपको देता हूँ लेंस का, ठीक है, कि कैसे इसको हम बनाते हैं। तो इसके लिए क्या है, जैसे मिरर हम बनाते थे तो हॉलो स्फीयर लेके उसका एक सब स्फेरिकल पार्ट कट करके उसके एक साइड को पॉलिश कर देते, हॉलो होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, सॉलिड हम लेंगे और सॉलिड स्फीयर में एक स्फीयर ये है और दूसरा स्फीयर ये है। फैक्ट्री में जब बनेगा तो दो ऐसे ओवरलैपिंग स्फीयर हम बनाएंगे और उसमें जैसे एक ये हो गया और एक ये हो गया। अब इनमें से जो एक्सेस वाला पार्ट है उसको निकाल देंगे और ये जो बीच वाला जो पार्ट है, इस बीच वाले पार्ट को, ठीक है, यहाँ पे निकाल लेंगे और ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस आ जाएगा। इसी तरह से दूसरे केस में हम क्या करते हैं कि ये जैसे एक स्फीयर है, ये एक दूसरा स्फीयर है, तो इसके बीच में यहाँ पर एक कोई सब्सटेंस फिल कर देंगे, जैसे ग्लास, ये तो मेटल के भी ले सकते हो, और इसके बीच में ग्लास हमने फिल कर दिए, तो इसकी और इसकी रेडियस हमें मिल जाएगी यहाँ पे। अब देखिए ये जो मैं बता रहा हूँ वो इसलिए बता रहा हूँ कि जो सेंटर होते हैं वो क्या होते हैं, रेडियस क्या होती है, वो आपको समझ में आना चाहिए। तो देखिए ये जो लाइन मैंने खींची ये दोनों के सेंटर से गुजरने वाली लाइन है, ये प्रिंसिपल एक्सेस होगी पहली बात तो दोनों के लिए। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला जो स्फीयर है, ये वाला, इसका जो सेंटर है उसे मैं C2 कह रहा हूँ और ये वाला जो है इसको मैं C1 कह रहा हूँ। उसकी वजह भी समझ में आएगी। देखो जो C2 है ये वाला, इसकी जो रेडियस है यहाँ से अगर हम देखें तो ये इसकी रेडियस होगी, सो दिस रेडियस इज R2 इस वाले सरफेस की। तो जब काट के निकाला है तो R2 इधर वाला आ जाएगा, इधर वाला, ठीक है। इसी तरह से ये वाला जो C1 है इसके लिए ये रेडियस हो जाएगी, ये मैं R1 कह रहा हूँ, तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका R1 हो जाएगा। और इसको अगर हम यहाँ बढ़ाते हैं तो ये इधर था इसका C2 और इधर था ये C1। देखो C1 C2 अभी आप देख रहे हो, इसके बाद आगे कभी देखोगे नहीं लेंस में। और यहाँ C1 C2 जैसी कोई चीज की कोई इंपॉर्टेंस फिलहाल नहीं है, सिवाय इसके कि ये R1 R2 मुझे आपको समझाने थे तो वो मैंने बता दिए। आगे आप सोचो कि जैसे मिरर में फोकल लेंथ और सेंटर यानी F और C हम लिखते थे, और F से या फोकल लेंथ से सेंटर का डिस्टेंस डबल आता था पैरेक्सियल के केस में। पैरेक्सियली हमें पढ़ना है, यहाँ पे भी पैरेक्सियली पढ़ना है, नहीं तो स्फेरिकल एब्रेशन आएगा। और यहाँ तो एक और एब्रेशन आ जाता है, क्रोमेटिक और आ जाता है, क्योंकि जब मीडियम से लाइट जब गुजरती है तो डिस्पर्स और हो जाती है, तो क्रोमेटिक एब्रेशन भी आ जाता है, ठीक है। तो थिन लेंस पढ़ना एक तो हमारे सिलेबस में। दूसरा क्या है, इसमें थिन लेंस के साथ साथ बीच का, ये थिन लेंस का मतलब बीच का ये जो पार्ट है ये काफी कम है, तो एक तो थिन लेंस पढ़ना होता है, और दूसरा पैरेक्सियल और मार्जिन रेंज में केवल पैरेक्सियल हमें यूज करनी है, ठीक है। तो अब ये C1 C2 जो आप देख रहे हो इसके हिसाब से, क्योंकि जैसे मान के चलिए ये थोड़ा बड़ा बना है, ये मैंने छोटा बनाया, मान लो ये 20 सेंटीमीटर का, ये 15 सेंटीमीटर का है, तो अब यहाँ पे जो रेडियस आएगी ये 15 आ जाएगी, ये 20 आ जाएगी। तो आप उस हिसाब से देखो तो इधर का जो डिस्टेंस आएगा ये 20 और इधर का 15। लेकिन आगे जाके हम इसमें देखेंगे कि यहाँ एक नया टर्म हम यूज करेंगे, लेकिन ये C1 C2 नहीं होंगे, बल्कि यहाँ पे जो फोकल लेंथ आएगी उसका एक डबल आता है, उसे 2F से रिप्रेजेंट करेंगे, 2F से। उसका रोल जैसे मिरर में, ध्यान से सुनना, जैसे मिरर में सेंटर का रोल होता था वैसे ही इस 2F का रोल होगा। जैसे इसका फोकस यहाँ कहीं होगा तो ये फोकस है F, तो ये जो डिस्टेंस होगा वो 2F होगा, और इसलिए इसको 2F लिखते भी हैं। अब कुछ बच्चे क्या समझते हैं कि ये जो 2F है ये C2 से कोइंसाइड कर रहा, नहीं, C2 का रोल खत्म हो गया, आगे कभी C2 नहीं देखोगे, C2 बस यहीं तक था, C2 का साथ, C2 बस गया, इसके बाद गायब, ये 2F। और ऐसे ही इधर भी फोकस मिलता है, और अभी मैं बता रहा था कि ये फोकस का डिस्टेंस दोनों साइड में सेम आएगा, सिंगल सरफेस में नहीं था, सिंगल सरफेस में ऐसा नहीं था। तो ये दोनों साइड में जो फोकस आएंगे प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों की वैल्यू सेम आएगी, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ रेडियस R1 R2 भले ही डिफरेंट हो, फोकल लेंथ इधर की और इधर की सेम आती है, सेकेंडरी फोकस और प्राइमरी फोकस की लोकेशन सेम होती है, सेम डिस्टेंस पे होती है। तो ये F है, जैसे यहाँ पे ये F था, और इससे फिर डबल डिस्टेंस पे यहाँ एक पॉइंट मिला 2F के डिस्टेंस पे, 2F के डिस्टेंस पे, इस पॉइंट का नाम है 2F। अब आप देखिए मैंने जानबूझ के थोड़ा बनाया है अलग अलग, अगर आप ध्यान से देखेंगे कि इसमें C2 अलग है 2F अलग है, यहाँ C1 अलग है 2F अलग है। तो ये C1 C2 का कोई 2F से लेना देना नहीं है,
दोनों सरफेस की रेडियस डिफरेंट थी तो C1 C2 की लोकेशन डिफरेंट थी, लेकिन जो 2f इधर आएगा और जो 2f इधर आएगा वो सेम आएगा। तो ये सेंटर नहीं होता पहली बात। तो मिरर में जो सेंटर होता था डबल डिस्टेंस होता था, फोकल लेंथ का डबल R2f होता था ना मिरर में, तो जैसे वहां सेंटर का रोल होता था वैसा रोल ये 2f प्ले करने जा रहा है, वैसा ये रोल 2f प्ले करने जा रहा है। एक बात तो ये समझ लो, C1 C2 का रोल खत्म है। ये C1 C2 जो थे सेंटर थे उन स्फीयर के जिनसे कभी मिला के इसे बनाया गया होगा। जैसे यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो ये आपका C1 इधर लिख रहा हूँ और C2 इधर लिख रहा हूँ। अब देखिए C2 इधर लिखा था, C1 इधर लिखा था, यहाँ C1 इधर लिखा है। उसकी वजह ये है कि ये वाली जो रेडियस है वो R1 और ये वाली जो रेडियस है वो R2 हो जाएगी। तो अब इस लेंस को जब हम निकालेंगे इसमें से कट करके, तो ये जो सामने आएगा इस तरह से, ठीक है। तो इधर की जो रेडियस है वो R1 और इधर की R2, जैसे R1 R2 थे, और यहाँ पे वही C1 C2 तो होंगे बट उनके रोल खत्म हो चुके, फिर उसको हम 2f जो लेंगे वो अलग पॉइंट आएगा। तो सबसे पहले तो ये थोड़ा सा इसकी रेडियस R1 R2 होती क्या है और उसका क्या लिंक है। तो लिंक ये है कि जिन स्फीयर से काट के बनाया गया उनकी रेडियस होती है एक्चुअली, और ये बदल नहीं सकती अब, क्योंकि एक बार बन के आ गया तो आप थोड़ी बदल दोगे। और इसके अंदर जो मटेरियल है, यहाँ पे जैसे ग्लास है तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा, यहाँ पे आपने ग्लास भरा है तो ग्लास आ जाएगा, या प्लास्टिक भरी है जो भी है वो आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आगे हम देखेंगे कि जो फोकल लेंथ होती है मिरर की, सॉरी लेंस की, वो फोकल लेंथ 3 पैरामीटर बल्कि 4 पैरामीटर पर डिपेंड करती है। R1 R2 इन दोनों सरफेस की रेडियस, इसके अलावा इसका मीडियम और बाहर का भी मीडियम। बाहर के मीडियम ज्यादातर केस में हम एयर या वैक्यूम लेते हैं तो 1 ले लेते हैं, अदरवाइज अगर बाहर का मीडियम भी बदल दिया जाएगा, जैसे पानी हो जाए, ये ग्लास है, तो फिर फोकल लेंथ भी बदल जाती है। ध्यान रखना, फोकल लेंथ भी बदल जाती है। तो ये μ1 μ2 R1 R2 4 फैक्टर हैं जिन पे ये डिपेंड करता है। लेकिन उसको करने से पहले, समझने से पहले, यहाँ लेंस के कुछ नाम और भी हैं। जैसे ये सिंपल, ये वाला जो लेंस है, ये वाला लेंस आपका कॉन्वेक्स लेंस है, या मैं इसे बाई कॉन्वेक्स भी कह सकता हूँ। बाई कॉन्वेक्स लेंस इसलिए कह रहा हूँ, बाई मतलब होता है 2, ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों साइड कैसी है, कॉन्वेक्स है, इसलिए बाई कॉन्वेक्स बोलेंगे। ये इसकी ये कॉनकेव है, ये कॉनकेव है, अंदर की तरफ धंसी हुई है, तो इसे बाई कॉनकेव बोलेंगे। इसी में फिर एक नाम और आ जाता है, दोनों साइड की रेडियस, यहाँ पे R1 और R2 अलग है, इसकी भी R1 R2 अलग है, तो ये बाई कॉन्वेक्स बोल रहे हैं। अगर दोनों बराबर हो जाए, इफ R1 इक्वल्स टू R2, देन EQ मतलब इक्वल, EQ कॉन्वेक्स, देन these lengths are called equiconvex and equiconcave respectively। ठीक है, ज्यादातर केस में वहां फिगर वगैरह बना रहता है, ठीक है, तो उसमें ऐसे लिखा नहीं आएगा। लेकिन बाई कॉन्वेक्स का मतलब ये दोनों साइड कॉन्वेक्स, और बाई कॉनकेव का मतलब दोनों साइड कॉनकेव, और इक्यू आ जाए तो कॉन्वेक्स तो आ ही रहा है, इक्यू कॉन्वेक्स लेंस। इक्यू मतलब कॉन्वेक्स आ रहा है तो कॉन्वेक्स तो होगा, दोनों साइड की रेडियस क्या होगी, सेम। ऐसे इक्यू कॉनकेव लेंस, लेंस छूट गया यहाँ पे, ठीक है। और भी इसके अलावा नाम होते हैं, और नाम क्या होते हैं, अगर आपको ये नोट करना जरूरी लगे तो आप नोट कर लेना। मैंने आपको प्रिंसिपल एक से समझा दी क्या है, क्योंकि आगे जरूरत पड़ती है हमको। अब इसमें देखिए, ये ऐसे भी लेंस हो सकते हैं, ये। अब देखिए इसमें एक, दोनों में से एक साइड तो कर्व्ड है और एक साइड क्या है, फ्लैट है, तो इनका नाम होता है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। और ऐसे ही यहां पर एक ये है, ठीक है, ये एक साइड प्लेन है, एक साइड कॉनकेव है, तो इसका नाम होता है प्लेनो कॉनकेव लेंस, ठीक है। इसके अलावा ये कुछ इस तरह के शेप भी आपको देखने को मिलेंगे, और एक तो ये हो गया, और दूसरा
ये दोनों में नाम तो शायद आपने सुन रखा होगा, ठीक है। ये होता है आपका कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस और इसका नाम होता है कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। अब आपके मन में एक सवाल आ ही रहा होगा कि ये नाम कैसे डिसाइड करते हैं, हमें कंफ्यूजन हो जाता है अगर ऐसा है तो। वैसे तो पता रहता है बच्चों को, लेकिन फिर भी एक सिंपल सा रूल ये होता है कि देखिए नाम में दो चीजें हैं, एक तो ये जो बाद में आ रहा है कॉन्वेक्स और यहाँ कॉनकेव आ रहा है, ये इनके नेचर को बताएगा। बाद में जो आ रहा है कॉन्वेक्स, ये इसके नेचर को कॉन्वेक्स नेचर का है और ये कॉनकेव नेचर का है। कॉन्वेक्स नेचर का जो होता है उसका नेचर कैसा होता है, कॉन्वेक्स कन्वर्ज करता है इन जनरल। बाहर का मीडियम अगर रेयर है तो कन्वर्ज ही करेगा, लेकिन अगर डेंसर कर दिया जाए बाहर का मीडियम बाहर का तो इसका नेचर रिवर्स भी हो जाता है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। और कॉनकेव क्या करता है, डाइवर्स करता है, फैला देता है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे देखिए कॉन्वेक्स बाद में आ रहा है और इसमें कॉनकेव बाद में आ रहा है। पहले की नाम की बात नहीं कर रहा हूँ, बाद में समझाऊंगा। कॉन्वेक्स है, ये कॉनकेव है, तो ये इनका नेचर कॉन्वेक्स होगा, इसका नेचर कॉनकेव होगा। यानी इसके लिए फोकल लेंथ आप जानते हैं कि कोई टारगेट बैच के, तो ये फोकल लेंथ इसके लिए पॉजिटिव, इसके लिए नेगेटिव। इसी तरह से इसके लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव दोनों के लिए और इसके लिए नेगेटिव। अच्छा, पलट के रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान रखना फोकल लेंथ में कभी कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि फोकल लेंथ किसी एक सरफेस से नहीं आती, दोनों सरफेस से निकल के आती है। इसी लेंस को पलट के मैं ऐसे रख दूं तो इसकी फोकल लेंथ चेंज होने वाली नहीं है। एक कंफ्यूजन और रहता है बच्चे के दिमाग में कि अगर हम इसको ऐसे रखेंगे तो इस वाला ये वाला सरफेस जो है वो फ्लैट है, तो फोकल लेंथ इधर वाली अलग होगी और इधर वाली अलग होगी। बिल्कुल नहीं, मैंने वही आपको समझाया था कि दोनों तरफ की रेडियस पे डिपेंड करती है फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ जो भी आएगी तो उसका किस साइड में फ्लैट है किस साइड में ये कर्व्ड है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों साइड के जो फोकस होंगे वो इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। ध्यान रहे, मैं कह रहा हूँ लेंस चाहे कैसा भी हो, R1 R2 कितनी भी अलग हो, फोकल लेंथ, प्रिंसिपल फोकस और सेकेंडरी फोकस जो आएंगे, प्राइमरी फोकस, फर्स्ट फोकस, सेकंड फोकस, वो सेम आते हैं, सेम डिस्टेंस पे आते हैं, फोकल लेंथ सेम आएगी। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लेंस को पलट के आप ऐसे रख दो, लेंस को पलट के ऐसे रख दो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और इसमें दोनों साइड का कंट्रीब्यूशन होता है, तो अगर इस तरफ से देखने पे आपको लग रहा है फोकस यहाँ 10 है तो दूसरी साइड से भी 10 होने वाला है, वो बदलता नहीं है, ध्यान रखना। तो लेंस को पलट के रखने से कोई अंतर नहीं आता इमेज के फॉर्मेशन में। अब दूसरी बात ये है कि जैसे मैंने कहा कॉन्वेक्स आ रहा है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगी और इसमें कॉनकेव आ रहा है तो नेगेटिव आएगी। अब बात आती है कि ये जो नाम है कॉनकेव कॉन्वेक्स, ये कंफ्यूज करते हैं, नहीं करेंगे आज के बाद, नहीं करेंगे अगर कंफ्यूज करते हैं तो। इसमें प्लेनो है तो कैसे डिसाइड करेंगे, प्लेनो बोलेंगे। तो देखो दो सरफेस है, एक प्लेन है और एक कर्व्ड है, एक प्लेन है एक कर्व्ड है। तो अब इसमें नाम कौन सा पहले आएगा, जैसे इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कौन सा नाम हम पहले लें, तो उसको आप यहां से समझो, इधर से समझो। प्लेनो कॉन्वेक्स है तो जो सरफेस की रेडियस ज्यादा होगी, तो प्लेन सरफेस की रेडियस इनफाइनाइट होती है, जिस सरफेस की रेडियस ज्यादा होती है उसका नाम पहले आता है और उसमें ओ लगा देते हैं, ओ, ठीक है। तो यह यहाँ वाला जो सरफेस है और इस वाले सरफेस में ये फ्लैट है, तो फ्लैट है तो मतलब इसकी रेडियस तो इनफाइनाइट होगी, इससे बड़ा तो कुछ हो नहीं सकता, तो इसका नाम पहले आएगा तो प्लेनो हो गया, और दूसरे सरफेस का नाम बाद में आता है कॉन्वेक्स। ऐसे ही यहाँ देखो ये प्लेन है और ये कॉनकेव है, तो प्लेन की रेडियस ज्यादा होगी तो प्लेनो और कॉनकेव बाद में आ गया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ भी डिसाइड कर सकते हैं आप। देखिए दोनों में आपको ये वाला जो सरफेस है वो ज्यादा फ्लैट नजर आ रहा होगा, ये वाला ज्यादा फ्लैट नजर आ रहा होगा इसके मुकाबले, ये ज्यादा मुड़ा हुआ है। ये आपको देखना आना चाहिए। अब इसको मैं कैसे समझा सकता हूँ, इसमें आपको देख के अंदाजा लग रहा होगा ये ज्यादा फ्लैट है, फ्लैट का मतलब ज्यादा रेडियस है इसकी, और रेडियस ज्यादा होने का मतलब इसका नाम पहले आएगा, और ये धंसा हुआ अंदर की तरफ कॉनकेव है, और ये बाहर निकला हुआ इसकी रेडियस कम है, तो ये बाद में आएगा, कॉन्वेक्स वाला नाम बाद में आएगा, और ये जो धंसा हुआ पार्ट है इसका नाम पहले आएगा, तो कॉनकेव और ओ लगा देते हो, कॉनकेवो और फिर कॉन्वेक्स। ऐसा ही यहाँ पे आप देखिए ये वाला सरफेस ज्यादा फ्लैट है, कॉन्वेक्स है, ये बाहर की तरफ निकला हुआ है और फ्लैट है, तो कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। इस तरह से इनके नोमेनक्लेचर कह सकते हो आप, एक तरह से जैसे केमिस्ट्री में होता है ना नोमेनक्लेचर, वैसे ही ये नोमेनक्लेचर है, इस तरह से इनकी नेमिंग होती है। आगे बढ़े उससे पहले इसके दो फॉर्मूले मैं यहाँ डिस्कस करूंगा, और आज की क्लास को फिर इसके साथ ही हम रोकेंगे, वैसे टाइम भी हो गया होगा मेरे ख्याल से। चलिए टाइम हो गया, मेरी अगली क्लास है। अब इसमें लेंस के दो फॉर्मूले होते हैं, एक लेंस मेकर्स फॉर्मूला और एक आपका लेंस फॉर्मूला, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। अच्छा कल संडे है तो कल संडे की जो क्लास है वो मैं सुबह नहीं लूंगा, संडे की क्लास सुबह नहीं लूंगा, शाम को, कल मुझे कहीं बाहर निकलना है,
तो मैं यहाँ आपको बता दूं, और टेस्ट का भी मैंने